ठीक है जी, गुड इवनिंग। मैं ऑडिबल हूँ ना? तो अभी एक्चुअली अभी मैं प्लान ऐसा किया हूँ कि पहले 2024, 23, 22 एक एक ईयर वाइज पेपर मैं करवा देता हूँ। उसके बाद फिर बाकी PYQs तो कंप्लीट हो ही जाएंगे ना। 2024 से अगर 2005 तक का अगर सारे पेपर डिस्कस हो जाते हैं तो जो हमने आपको शेड्यूल भेजे थे सीरियल नंबर 1 से लेकर 36 तक, जो मॉक टेस्ट था 36 या 37 जो भी था, तो वो सारे इसी में कवर हो जाएंगे, है ना। बाकी जो डाउट हो डिस्कस करिए, लेकिन तुम लोग मॉक टेस्ट अटेम्प्ट करते रहो डेली। एक शेड्यूल बना के एक एक मॉक टेस्ट डेली कंप्लीट करो, है ना। और मॉक टेस्ट डिस्कशन भी होगा। एक बार 2024 से 2005 तक के जैम के PYQ डिस्कस हो जाने के बाद फिर हम लोग नॉन PYQ मॉक टेस्ट डिस्कस करेंगे, क्योंकि एक बार PYQ सारे करा दिए, सारे क्वेश्चन हो ही जाएंगे, तो उसमें कुछ बचेगा नहीं। और ऑलरेडी सॉल्यूशन आप लोगों के पास है, एंड सॉल्यूशन तो PDF ग्रुप में भेज दिया है। और हम लोग बुक भी लिख रहे हैं, वो सुभाजीत PDF जो भेजते हैं ना, तो बुक भी कुछ दिन में हमारा बुक भी आ जाएगा, PYQ सॉल्यूशन 2005 से 24 तक का, तो ये भी रहेगा। ये है। तो अभी 2024 का पेपर तुम लोगों ने किया होगा, तो जो डाउट है वो हम डिस्कस कर लेते हैं। तुम चाहो तो एक एक क्वेश्चन भी डिस्कस कर सकते हैं, लेकिन क्योंकि बहुत लोग हैं जो कर ही रखे होंगे, तो जैसे कहो वैसा हो जाएगा ना। तो ये 24 का पेपर है। ये फर्स्ट पेज जो मैं अक्सर क्लास में कहता हूँ ना, इंट्रोडक्शन रहता है कि इसमें इन्फॉर्मेशन दे रखा होता है कि पेपर में क्या क्या है, अगर नोटेशंस को एक्सप्लेन कर रखा होता है ना, नोटेशन एंड यूजफुल डेटा। तो इसमें क्या है आपके पास की, है ना, जैसे एन, ये हर पेपर का फर्स्ट पेज पे होता है। 2023 वाले में जो उन्होंने बाहर अपलोड किया वेबसाइट पे उसमें नहीं है, अदरवाइज बाकी जगह है ना। तो जो एन है ये सब नोटेशन है, एन सेट ऑफ नेचुरल नंबर है, आर होगा, ये होगा, आर एन यूज़ करता है, तो आर एन का मतलब एन टपल है। तो ये सब नोटेशन है जो आप पहले पढ़ लेना, क्योंकि कई बार जैसे एक्सपोनेंशियल लैम्बडा है, गामा अल्फा बीटा है, तो यहीं पे एक्सप्लेन कर रखा, अगर नोटेशन यूज़ किया होगा एक्सपोनेंशियल लैम्बडा का या गामा अल्फा बीटा का, तो एक्सप्लेन किया होगा इसमें, ठीक है। ये है। अभी PYQ और मॉक टेस्ट डेली चाहो तो एक PYQ सॉल्व कर लो, अगर मॉक टेस्ट कर लो तो PYQ हो ही जाएगा। तो PYQs करो और मॉक टेस्ट भी डेली एक एक सॉल्व करते रहो। डाउट ग्रुप में डिस्कस करो, डाउट क्लास में डिस्कस करो, लाइव क्लास में भी कर सकते हो। तो ये अभी क्लासेस अभी इसी टाइम पे रखूंगा, क्योंकि मेरा 9:30 से अगली क्लास है, तो फिर गैप हो जाता है, इसलिए मैंने यही टाइम अब रखा है, ठीक है ना। जैसे ln(x) नेचुरल लॉगरिथम, DET ऑफ m यूज़ होगा, तो ये सब नोटेशन है जो यूज़ हुआ होगा पेपर में, क्वेश्चन पेपर में, तो उसको यहाँ पे एक्सप्लेन कर रखा है कि मीनिंग क्या है ना। वो अज्यूम नहीं कर रहा है कि तुम्हें पता होगा, तो इसलिए वो EX लिखा है। x का मतलब है कि जैसे यहाँ पे EX है तो एक्सपेक्टेशन ऑफ रैंडम वेरिएबल x, प्रोबेबिलिटी ऑफ E गिवन f, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट E गिवन द अकरेंस ऑफ इवेंट f एंड सो ऑन। सारी नोटेशंस एक्सप्लेन है, जैसे COV XY, कोवेरियंस बिटवीन XY, बाइनोमियल NP, यूनिफॉर्म ए बी, एक्सपोनेंशियल लैम्बडा। अब देखो जैसे यहाँ पे चूंकि PDF ऐसा है कि मैं थोड़ा सा इधर उधर हो गया है, इसमें शायद उसमें एडिट कर रहा था इसलिए हो गया क्या ये, वरना ओरिजिनल पेपर में ऐसा नहीं होता। तो यहाँ होगा लैम्बडा E की पावर माइनस लैम्बडा x, ऐसा कुछ होगा। क्वेश्चन में तो ऐसा नहीं हुआ ना, तो यहाँ भी गड़बड़ है, मतलब ओरिजिनल खोलना पड़ेगा ना, इसमें भी हो गया है शायद, कोई बात नहीं, वो तो हो जाएगा। तो जैसे पेपर डाउनलोड करना है तो इसमें हम लोग जैम की वेबसाइट पे जाके डाउनलोड कर सकते हैं। तो जैसे जैम 2024 MS पेपर विथ आंसर की, है ना। अच्छा, वो ड्राइव में भी होगा हमारे पास ना आंसर की, तो ये तो मिल जाएगा, वेबसाइट पे भी मिल जाएगा, तुम अगर सर्च करोगे यहाँ से आ जाएगा। देखो तो ये है, तो यहाँ पे सारी ना अवेलेबल है, तुम 2024 के पेपर और विथ आंसर की जैम 2024 की वेबसाइट पे सारे डेटा है। तो यहाँ पे जैसे ये जैम के पेपर्स हैं, ये की है साथ में, जैसे यहाँ से पेपर आ जाएगा, तो यहाँ से अगर करेंगे ना तो आ जाएगा, जैसे यही आ गया ना सेम PDF। तो यहाँ पे क्या है, जैसे ये RN है ना, तो तो ये नोटेशन जो मैं एक्सप्लेन कर रहा था, ये नोटेशंस है। जैसे एक्सपोनेंशियल लैम्बडा है, तो एक्सपोनेंशियल लैम्बडा में जैसे अब क्या PDF यूज़ करना है, तो लैम्बडा यहाँ रेट है या मीन है, तो उसके लिए आपको गिवन होता है कि PDF आप कौन सा यूज़ करोगे, लैम्बडा E की पावर माइनस लैम्बडा x, यही आ जाएगा। तो ये आपके पास है। फिर जैसे नॉर्मल है म्यू सिग्मा स्क्वायर, तो ये बता रखा है। तो जो भी नोटेशन यूज़ होगा, ये स्मॉल फाई x PDF ऑफ नॉर्मल 0 1, कैपिटल फाई x CDF ऑफ नॉर्मल 0 1, है ना,
काई स्क्वायर एन, जो हम नोटेशन यूज करते हैं क्लास में, ये जो काई स्क्वायर एन अल्फा हो गया या टी एन अल्फा है, तो काई स्क्वायर एन अल्फा का क्या मतलब है? अ कांस्टेंट। सो व्हाट इज काई स्क्वायर एन अल्फा, जो हम कॉन्फिडेंस इंटरवल में यूज कर रहे हैं या टेस्टिंग में यूज कर रहे हैं, तो उसमें इसका क्या मीनिंग है? सो काई स्क्वायर एन अल्फा मीन्स अ कांस्टेंट सच दैट प्रोबेबिलिटी मोर देन दैट नंबर इज अल्फा। तो ये बताता ना, उसके आगे की प्रोबेबिलिटी, एक नंबर है एक्स एक्सिस पे जिसके आगे की प्रोबेबिलिटी अल्फा है, यही है। सो अ कांस्टेंट सच दैट, यहाँ पे प्रोबेबिलिटी एक्स मोर देन काई स्क्वायर एन अल्फा इज अल्फा, यही है ना। तो ये है मतलब आगे की प्रोबेबिलिटी। टी एन अल्फा का मतलब वही है कि टी डिस्ट्रीब्यूशन विथ एन डिग्री ऑफ फ्रीडम है, तो उस एक नंबर है, कांस्टेंट है, जहां एक्स का डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, एक्स हैज सेंट्रल टी डिस्ट्रीब्यूशन, वहां पे क्या था, एक्स हैज काई स्क्वायर डिस्ट्रीब्यूशन विथ एन डिग्री ऑफ फ्रीडम। तो ये सारे नोटेशन तुम पढ़ोगे समझ आ जाएगा। जैसे ये लिखा है ना, कन्वर्जेंस इन डिस्ट्रीब्यूशन, कन्वर्जेंस इन डिस्ट्रीब्यूशन, दिस कन्वर्जेंस इन प्रोबेबिलिटी, आईआईडी का मतलब इंडिपेंडेंट और आइडेंटिकली डिस्ट्रीब्यूटेड। तो ये सब नोटेशंस हैं जो पेपर में यूज हुआ होगा और आपको पहले वो एक्सप्लेन कर रहा है, ठीक है। तो इससे रिलेटेड कुछ क्वेरी है तो पूछो। ओके चलो आगे चलते हैं फिर। तो ऐसे मैंने शब्दों को पहले ही बता दिया था, सॉल्व करके आना, सॉल्व करके दाए हो गए पेपर तुम लोग। तो यहाँ से ये स्टार्ट है। बताओ एक एक क्वेश्चन सॉल्व करूँ या डाउट डिस्कस करूँ, बताओ कैसे चाहते हो, क्योंकि एक एक सॉल्व करेंगे टाइम लगेगा। ये रिटर्न सॉल्यूशन आप लोगों ने दे ही रखा है, 24 का भी है ना, ग्रुप में भेजा था अभी मैंने, देख लो सारे ग्रुप में भेज रखा है। सो 2024 का रिटर्न सॉल्यूशन ऑलरेडी अवेलेबल है, मैं तुम्हें फिर से भेज देता हूँ सारे ग्रुप में। सो नंबर 2 में भेजा था ना अभी मैंने, 2024। ठीक है ना, तो बताओ क्या डिस्कस करना है। जो लोग ट्राई करके आओ डाउट बताओ कौन सा क्वेश्चन डिस्कस करना है, अगर सारे हो गए तो बहुत अच्छा। ये है रिटर्न सॉल्यूशन ऑलरेडी ग्रुप में मैंने भेज दिया है, सॉल्व करो। और जो लोग सॉल्व नहीं कर रहे हो, अगर अच्छे दिन का वेट कर रहे हो, अच्छे दिन कभी नहीं आएंगे, मैं बता रहा हूँ कि एक दिन आएगा जिस दिन तुमसे खुद ही सारे क्वेश्चन सपने में सॉल्व हो जाएगा, ऐसा कभी नहीं होगा, तुम्हें खुद पेन उठा के सॉल्व करना होगा। और फिर कह रहा हूँ सॉल्यूशन रीड करने से कुछ नहीं होगा, अगर किसी का सॉल्यूशन देख के तुम पढ़ रहे हो और तुम इस उम्मीद में हो कि तुम्हें आ जाएगा, गलत फहमी में हो तुम। खुद से अपना सॉल्यूशन लिखो, अगर बिना किसी हेल्प के अगर तुम सॉल्व कर पा रहे हो तो तुम्हें आता है। सॉल्यूशन रीड करने से, किसी सॉल्यूशन मांग लेने से तुम्हें नहीं आएगा, ठीक है। तुम खुद सॉल्यूशन लिखोगे और तुमसे हो रहा है तभी तुम्हें आ रहा है, ये चीज़ है। सो जिन लोगों ने ट्राई किया बताओ, जो भी है सॉल्यूशन रिटर्न है ऑलरेडी। बाकी 8 नंबर भेजा है, तो ट्राई करते हैं 8 नंबर। पहले वो बच्चे जो सिंसियर हैं, जो थोड़े मेहनती हैं, जिन्होंने ट्राई किए हैं, पहले उनको प्रेफरेंस दूंगा मैं। फिर जो नालायक लोग हैं जिन्होंने किया ही नहीं, वो चाहते हैं सारा सॉल्व कर दो, तो वो भी मैं कर दूंगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन पहले वो बच्चे क्यों अपना टाइम वेस्ट करेंगे जो सॉल्व करके आए हैं। तो जो बच्चे सॉल्व करके आए हो अपना डाउट पूछो, पहले आपका करा देते, फिर आप जा सकते हो मीटिंग से। फिर जो लोग नहीं सॉल्व किए उनके लिए हम सॉल्व करेंगे, ये है। 36। हाँ चैट में लिखो, 1 बाय 1 करते हैं, चैट में क्वेश्चन नंबर लिखो सब लोग, है ना। तो अभी 8 नंबर है, क्या है 8 में भाई देखो। तो 8th कह रहा है कि ये बाई 3 आ रहा है। अच्छा ठीक है, जिन लोगों ने सॉल्व कर लिया बहुत अच्छा है। तो ये है ना। सो इसमें चलो तो ऑप्शन तो बाद में आएगा, हम सीधा क्वेश्चन इंपोर्ट कर लेते हैं। तो नाउ देखो इसमें क्या बोल रहा है कि n कोई नेचुरल नंबर है, Zn बी द स्मॉलेस्ट ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स। तो Zn जो है स्मॉलेस्ट ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स है, मतलब फर्स्ट ऑर्डर स्टैटिस्टिक है, ठीक है। बेस्ड ऑन द रैंडम सैंपल ऑफ साइज n फ्रॉम यूनिफॉर्म 0 1। तो हमारे पास जो है x1 x2 अप टू xn
इट इज़ अ रैंडम सैंपल फ्रॉम यूनिफॉर्म 01, ठीक है। और इसमें से जो स्मॉलेस्ट ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स है उसका नाम जेड रखा है। अब कह रहा है कि लेट एन जेड एन कन्वर्जेज इन डिस्ट्रीब्यूशन टू जेड। तो अपने मर्जी से अज्यूम नहीं करना है कि जेड नॉर्मल 01 है, ऐसा कहीं पेपर में लिखा नहीं है और तुम्हें अज्यूम भी नहीं करना है। जब तक बोला ना जाए ये नहीं अज्यूम करना है कि जेड नॉर्मल 01 ही है, अल्फा साइज ही है, बीटा पावर ही होगा। ये सब गलत फहमियाँ हैं जिससे एग्जाम में तुम्हारे क्वेश्चन गलत हो जाएंगे। अनलेस स्टेटेड अपनी मर्जी से कुछ अज्यूम नहीं करना है। अगर पेपर में नहीं लिखा है कि जेड नॉर्मल 01 है तो अज्यूम नहीं करना नॉर्मल 01 है। यहाँ जेड कोई रैंडम वेरिएबल है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बोला है हमें कि एन टाइम जेड एन जो है कन्वर्जेज इन डिस्ट्रीब्यूशन टू जेड, ठीक। तो इसका डेफिनेशन आप सब जानते हैं। इसका डेफिनेशन होता है इफ एंड ओनली इफ लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी प्रोबेबिलिटी, मतलब CDF ऑफ एन जेड एन। तो CDF क्या होता है? प्रोबेबिलिटी कैपिटल एक्स लेस देन इक्वल टू एक्स, CDF ऑफ एक्स। तो ये आपके आ जाए, आप पास आएगा n इंटू जेड एन लेस देन इक्वल टू कोई नंबर ले लो, आपकी मर्जी, कोई भी एक नंबर फिक्स कर सकते हो। मान लो मैं वेरिएबल t में लिख देता हूं अभी के लिए। तो ये क्या है? CDF है लेफ्ट वाले रैंडम वेरिएबल का, इस रैंडम वेरिएबल का CDF है। और डेफिनेशन कहता है कि इसका CDF पे जब लिमिट लगाओगे n टेंस टू इन्फिनिटी तो इसके CDF की इक्वल आ जाएगी। तो यहां से लिखते हैं दिस इज इक्वल टू लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी CDF ऑफ z, और वेरिएबल सेम रहेगा z लेस देन इक्वल टू t। अच्छा यहाँ नहीं होगा लिमिट क्योंकि n तो उधर है ना, तो यहाँ पे लिमिट नहीं आएगी, लिमिट सिर्फ लेफ्ट साइड में आएगी, ठीक है, क्योंकि n यहाँ इन्वॉल्व है, n यहाँ नहीं होगा। सो ये हो गया कि लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी CDF ऑफ n जेड एन विल बी इक्वल टू प्रोबेबिलिटी, है ना वो CDF, ठीक है। ये CDF ऑफ z एट t, वेरिएबल t लिया हूं मैं, CDF ऑफ n जेड एन एट t, ये डेफिनेशन हो गया इस टर्म का। और जेड एन फर्स्ट ऑर्डर स्टैटिस्टिक है। अब हम लोग ये कैलकुलेट करते हैं, ये खुद ही आ जाएगा। और आगे क्या पूछा है? तो पूछ रहा है बताओ जेड लेस देन इक्वल टू ln3 क्या होगा। तो यहाँ से CDF आ जाएगी जेड की, और ये पूछ रहा है कि CDF ऑफ जेड बताओ log 3 पे। तो हम लोग LHS को सॉल्व करते हैं तो RHS खुद ही आ जाएगा। तो इससे स्टार्ट करते हैं। तो हमें अगर चाहिए प्रोबेबिलिटी z लेस देन इक्वल टू t, मान लो ये क्वांटिटी चाहिए, तो मुझे ये कैलकुलेट करना पड़ेगा। कैलकुलेट करते हैं इसको। तो यहाँ से आएगा लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी प्रोबेबिलिटी, Zn तुम्हारा फर्स्ट ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स है, ठीक है, ध्यान रखना है Zn क्या है? फर्स्ट ऑर्डर स्टैटिस्टिक है। तो n को उधर भेजो, पहले इसको सॉल्व कर रहा हूँ। तो Zn है तुम्हारा फर्स्ट ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स, रख दो, n को उधर शिफ्ट कर दो। तो फर्स्ट ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स लेस देन इक्वल टू t बाई n, ये हो गया, ठीक है ना। n को राइट में शिफ्ट कर दिया। अब मुझे ये कैलकुलेट करना है। अब क्या होगा? फर्स्ट ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स का CDF है एट tn। अब तुम्हें डायरेक्ट फॉर्मूला भी याद हो सकता है तो उससे भी कर सकते हो, नहीं तो कई सारे ऑप्शन है ना। फॉर्मूला याद है CDF का? फर्स्ट ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स हमने क्लास में लिखाया होगा, मैं वही यूज़ कर लेता हूँ। देखो तो हम लोग थ्योरम लिखे होंगे जी। तो यहाँ से जो होता है CDF ऑफ फर्स्ट ऑर्डर स्टैटिस्टिक इज सो 1 माइनस CDF ऑफ x इसकी पावर n, ये है। और यहाँ x क्या है? पॉपुलेशन है जहाँ से रैंडम सैंपल आए हैं। मतलब ये है कि x1 x2 xn जो है IID रैंडम वेरिएबल है x जैसा, तो x का जो PDF है उसके अकॉर्डिंग काम होगा। तो ये फर्स्ट ऑर्डर स्टैटिस्टिक का है। ऐसे ही अगर ज़रूरत पड़ी nth ऑर्डर स्टैटिस्टिक का, तो CDF ऑफ nth ऑर्डर स्टैटिस्टिक चाहिए, तो ये भी आप जानते हैं कि CDF ऑफ x इसकी पावर n, है ना। जो भी यहाँ सपोर्ट होगा, सपोर्ट जो x का होगा वही सपोर्ट इसका होगा, तो इसको यूज़ कर लो। तो अभी के लिए आपको फर्स्ट ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स का CDF लिखने की ज़रूरत है। हमारे क्वेश्चन में जो क्वेश्चन है उसमें सैंपल क्या है? x1 x2 xn कहाँ से आया है? इसमें x1 x2 xn कहाँ से आया? यूनिफॉर्म 01 से। और यूनिफॉर्म 01 में अगर आप लिखोगे, सो यूनिफॉर्म 01 जो है, अगर x यूनिफॉर्म 01 है तो इसका PDF होता है 1, है ना, व्हेन x बिटवीन 0 and 1। CDF लिखोगे
तो इसका CDF होता है 0 अगर x लेस देन 0 है, x होता है जब x बिटवीन 0 एंड 1 एंड 1 हो जाएगा व्हेन मोर देन इक्वल टू 1। तो ये CDF लिखने का एक स्टैंडर्ड वे है। सो दिस इज CDF ऑफ यूनिफॉर्म 0 1 रैंडम वेरिएबल। अब इसको कैलकुलेट करो, तो यहाँ पे फर्स्ट ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स का फॉर्मूला क्या था, तो वही फॉर्मूला यूज करते हैं। तो फर्स्ट ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स का जो फॉर्मूला था ना वही यूज करो। क्या था, 1 माइनस CDF ऑफ x की पावर n। तो यहाँ वेरिएबल याद रखना, t की जगह t/n है। वहाँ जो मैंने x लिखा है ना, ये जो मैंने यहाँ x लिख रखा है, उस x के प्लेस पे आपके पास t/n है। तो कहने का मतलब ये है, दिस इज समथिंग लाइक लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी CDF ऑफ फर्स्ट ऑर्डर स्टैटिस्टिक, है ना, CDF ऑफ फर्स्ट ऑर्डर स्टैटिस्टिक इन वेरिएबल t/n, ये है। ठीक है, सो इस चीज़ को मैं वैसा लिख सकता हूँ, CDF ऑफ फर्स्ट ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स एट t/n। अब इसका एक्चुअल फॉर्मूला क्या है, तो मेनली देखो टर्म जो इंपॉर्टेंट होता है ये वाला होता है कि सपोर्ट पे वैल्यू क्या है। जो मेनली जो इंपॉर्टेंट टर्म है वो है सपोर्ट वाला, बाकी तुम लिख सकते हो, लेकिन सपोर्ट वाला टर्म इंपॉर्टेंट है कि क्या होगा। तो अगर तुम बीच वाला सिर्फ यूज़ करोगे तब भी काम हो जाएगा, क्योंकि वो उसमें चेंज बहुत ज़्यादा होगा नहीं। ठीक है, देखो सो अब इसका फॉर्मूला अभी आप जानते हो क्या है फॉर्मूला, इसको मैं लिखता हूँ। तो ये है लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी फर्स्ट ऑर्डर स्टैटिस्टिक का, ये फॉर्मूला मैं यूज़ करूँगा अभी, ये 1 नंबर। ठीक है, तो ये कहता है कि 1 माइनस CDF ऑफ x मतलब जो पॉपुलेशन है, ये पॉपुलेशन है यहाँ पे यूनिफॉर्म 0 1 दिस, एंड इसमें वेरिएबल क्या है आपके पास t/n, तो यही वेरिएबल कैरी करना पड़ेगा इस पूरे की पावर n। अब ये कैलकुलेट कर लो, तो मैं फिर से कर रहा हूँ, बाकी तुम ये 0 1 से बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ेगा नहीं, तुम तीनों पार्ट लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। मेनली जो इंपॉर्टेंट है वो बीच वाला पार्ट है, सपोर्ट क्या है। तो इसका सपोर्ट है 0 to 1, तो 0 to 1 में क्या हो रहा है वो लिखना जरूरी है। सो तो इसको अगर लिखेंगे तो ये हो जाएगा लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी, है ना, क्योंकि 0 अगर रखोगे, मान लो पहला टर्म 0 है, यहाँ 0 रखेंगे तो 1 माइनस 0 1, 1 माइनस 1 0, 0 ही आ जाना फर्स्ट वाला। सेकेंड वाले में x है, तो सेकेंड वाला लिखता हूँ मैं, देखो तो ये कह रहा है CDF एट x इज x, तो यहाँ पे मैं सेकेंड वाला लिखता हूँ। सो 1 माइनस CDF एट t/n, CDF एट x इज x, तो ये हो जाएगा t/n, इसकी पावर है n, ये आ गया रिड्यूस होके। अब इसकी लिमिट बताओ क्या आएगी, बाद में पुट करो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, मेनली मैं सपोर्ट इंपॉर्टेंट है कि CDF क्या है। CDF ऑफ x इज x व्हेन x बिटवीन 0 एंड 1। अब इसकी लिमिट निकालो, तो ये तो 1 यही रह जाएगा, और ये आप लोग फॉर्मूला जानते होंगे 1 + 1/n की पावर n, जो कि होती है e की पावर 1। तो उसी को मॉडिफाइड वर्जन में जो होता है, तो यहाँ -t आ गया, तो यह आएगा e की पावर -t, ये आ जाएगा। और कब था वो, x बिटवीन 0 एंड 1। अभी हमारे पास x की जगह क्या है t/n, तो t/n बिटवीन 0 एंड 1, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे t बिटवीन 0 एंड n, और हम क्या लगा रहे हैं n टेंस टू इन्फिनिटी। तो जब यहाँ n को इन्फिनिटी रखेंगे तो आ जाएगा t बिटवीन 0 एंड इन्फिनिटी। तो ये हो गया। अब तुम्हें ये पहचानना है कि CDF किसका है, तो ये एक्सपोनेंशियल 1 का CDF होता है। तो इससे ये समझ आ गया कि ये जो हम निकाल रहे थे, दिस वाज CDF ऑफ z एट t, CDF ऑफ z एट t। तो यहाँ से ये प्रूव हो गया कि जो z का CDF है वो एक्सपोनेंशियल 1 के CDF के इक्वल है। तो टू रैंडम वेरिएबल का CDF अगर इक्वल है ना, तो उसको बोलते हैं आइडेंटिकली डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो मतलब z इज आइडेंटिकली डिस्ट्रीब्यूटेड विथ एक्सपोनेंशियल 1, या z का डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपोनेंशियल 1 है। अब पूछा क्या है, तो अब आपसे पूछा है क्वेश्चन में, या इतने से ही काम हो जाएगा, डिस्ट्रीब्यूशन क्या है अगर नहीं पता है तब भी कोई टेंशन नहीं है, क्योंकि क्वेश्चन में पूछा क्या है, क्वेश्चन में पूछा है कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी z लेस देन इक्वल टू log 3, यही पूछा है। इसका मतलब ये पूछ रखा है ना CDF ऑफ z एट log 3। तो यहाँ पे t को हटा के रख दो log 3, क्योंकि यहाँ t था अभी, अब t को हटा के यहाँ पे t है ना, सो इस t के प्लेस पे अब log 3 है, t को log 3 रख दो। सो 1 माइनस e की पावर माइनस log 3, तो यहाँ से आ जाएगा 1 माइनस, ये उधर चला गया -1/3, तो 1 माइनस 1/3 2/3। देखो ये आंसर है।
अब डाउट है पूछो, देखो जिनको समझ नहीं आ रहा पूछो। एक एक स्टेप पढ़ो और जहाँ डाउट है क्वेश्चन पूछो। सर जी सर इन क्वेश्चंस में जैसे प्रोबेबिलिटी वाला जो टर्म था स्टार्टिंग में, उसमें हम मीन से माइनस करके डिवाइडेड बाय अंडर रूट वेरिएंस करके नहीं सॉल्व कर सकते? तो वो आप सेंट्रल लिमिट थ्योरम लगाएंगे तब भी चल जाएगा। अभी मैंने डेफिनेशन यूज़ किया है, मे बी दैट विल ऑल्सो वर्क, तो उसको देख लेते हैं। तो उसके लिए है ना, तो अभी हमने जो यूज़ किया, मैंने यूज़ किया डेफिनेशन। आप जो कह रहे हैं वो सेंट्रल लिमिट थ्योरम, तो सेंट्रल लिमिट थ्योरम जो है वो कन्वर्जेंस इन डिस्ट्रीब्यूशन का ही एक पर्टिकुलर थ्योरम है, तो वो भी ट्राई कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए तो अगर उससे ट्राई करेंगे तो क्या होगा, सो उससे आएगा, अगर आप निकालेंगे तो z माइनस, फिर इसका मीन घटाएंगे, फिर अपॉन दिस, फिर वो कन्वर्जेस इन डिस्ट्रीब्यूशन टू, लेकिन वो तो zn क्या है यहाँ पे, ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स है। अच्छा, लेकिन सेंट्रल लिमिट थ्योरम सिर्फ इंफॉर्मेशन देता है x बार के लिए या समेशन xi के लिए ना। जो सेंट्रल लिमिट थ्योरम का स्टेटमेंट है वो क्या कहता है, x बार माइनस म्यू अपॉन जो x बार का स्टैंडर्ड डेविएशन है सिग्मा बाई रूट एन, दैट विल कन्वर्ज इन डिस्ट्रीब्यूशन टू नॉर्मल 0 1। तो यहाँ पे तो ये zn और ये nzn तो ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स है, फर्स्ट ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स, सो दैट मेथड विल नॉट वर्क हेयर। उससे शायद आंसर भी नहीं आएगा। आपने ट्राई किया उससे, आया है कुछ? ट्राई करके देख सकते हैं, एक्सपेरिमेंट करना। हुआ नहीं। हाँ, एक्सपेरिमेंट करने में नुकसान नहीं है, लेकिन आपको समझ आएगा क्यों काम नहीं कर रहा। बिकॉज सेंट्रल लिमिट सेज कि जो एक्स बार है उसका जो एसिम्प्टोटिक डिस्ट्रीब्यूशन होगा एट द एंड नॉर्मल होगा, या एक्स बार फॉर लार्ज एन विल बी नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन फॉर एनी पॉपुलेशन, ये है। तो यहाँ पे चूंकि एक्स बार नहीं है, सो दैट्स वाई दैट मेथड विल नॉट वर्क। सर मैंने एक और मेथड से किया, जैसे पी जेड लेस देन लॉग 3 है ना, ln3, तो जेड तो एन जेड एन है और जेड एन फॉलो कर रहा है बीटा 1 कॉमा एन को, तो उसका पीडीएफ में डायरेक्ट पुट कर दिया, वहीं से आ गया 2/3n से। ठीक है, वो भी सही है। कई सारे तरीके हैं, जैसे समझ आ रहा वैसे करो। एक क्वेश्चन 50 तरीके, कोई दिक्कत नहीं है, मेथड वर्क करेगा, ठीक है ना। तो ये क्वेश्चन हो गया, तो आगे बढ़ते हैं। सो ये एक तरीका है, आप नए तरीके से भी ट्राई कर सकते हो। तो 1 to 10 में जो भी क्वेश्चन पहले वो देखता हूँ मैं। तो 8 के बाद क्या है, 6 और 9, चलो ये देख लेते हैं पहले। तो 6 तो सिंपल ट्रांसफॉर्मेशन है। ये यूनिफॉर्म का थ्योरम आपको पता है तो आप इजीली कर पाएंगे। ये कह रहा है कि x क्या है, यूनिफॉर्म दिस है। तो जैसे x की वैल्यू, जैसे अगर आपको बोला जाए x की वैल्यू -2 और 3 के बीच है, तो 2x + 5 की यूनिफॉर्म में स्केल और लोकेशन चेंज करने से कोई फर्क नहीं पड़ता है। मतलब जो यूनिफॉर्म का थ्योरम है दैट सेज कि लाइक अगर x आपका यूनिफॉर्म a, b है, k टाइम x विल बी यूनिफॉर्म ka, kb फॉर ऑल k पॉजिटिव। अगर ऐसा हो जाए कि x प्लस मान लीजिए कोई नंबर c है, सो दिस विल हैव डिस्ट्रीब्यूशन यूनिफॉर्म ka + c, kb + c, है ना, फॉर ऑल c बिलोंग्स टू r, एंड k वही k तो पॉजिटिव है। ऐसा चल जाएगा। तो कोई लोकेशन और स्केल, इसको बोलते हैं स्केल। जब आप कांस्टेंट से मल्टीप्लाई डिवाइड करते हैं तो वो स्केलिंग है, और जब ऐड सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं वो लोकेशन चेंज कर रहे हैं। तो यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन में आप इस तरह का ट्रांसफॉर्मेशन करेंगे, वो यूनिफॉर्म ही रहेगी और सपोर्ट अकॉर्डिंगली चेंज हो जाएगा जिस रेंज में जाएगा। तो इसमें ये तो आसान है। देखिए तो यहाँ पे क्या है, x की वैल्यू -2 से 3 में है। अब देखिए 2x + 5 कहाँ से कहाँ तक होगा, तो 2x + 5 करें, जब आप 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -4 + 5 1 हो जाएगा, एंड इधर 6 + 5 11 देख लीजिए, होगा जी। तो -1 से 11 हो गया, हाँ -1 से 11। x अगर -2 से 3 में है तो 2x + 5 कहाँ से कहाँ तक होगा, हाँ सही सही। लिख के देखो ना, तुक्का लगा हुआ है फिर तो वैसे ही होगा, लिख के देखो उसको। ठीक है भाई, ये देखो तो सिंगल करेक्ट है ना। तो 2x + 5 1 से 11 में है, तो अगर ये लिखता 2x + 5 इज यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन 1 to 11 तो करेक्ट होता।
लेकिन ये 1 से 10 लिख रखा है इसलिए गलत होगा। बाकी कैलकुलेशन तुम चेक करना एक बारी, ठीक है। फिर ऐसे ही 7 माइनस 6x है, तो यहाँ से फिर से मैं अगर ट्रांसफॉर्म करूँ कि -6x का डिस्ट्रीब्यूशन, ये इनइक्वालिटी रिवर्स हो जाती है, तो मोर देन हो जाएगा -18 और इधर हो जाएगा 12 और 7 माइनस 6x, 7 ऐड कर दो इसमें, तो 7 ऐड करोगे तो -11, तो -11 to 19 हो गया। तो 7 माइनस 6x -11 to 19 है, तो -11 to 19 है, ये सही है, ठीक है। सो 7 माइनस 6x हैज डिस्ट्रीब्यूशन -11 to 19। तो बस तुम्हें यही देखना है रेंज क्या है, लोकेशन स्केल चेंज करने पे यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन रिमेन्स यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन, ये है। तो उसको तुम उसके अकॉर्डिंग चेंज कर लो। बाकी ऐसे यहाँ पे है। अब ये 3x² + 5 ऐसा नहीं होगा क्योंकि यहाँ स्क्वायर हो गया। हमने कहा लोकेशन स्केल कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करने पे, डिवाइड करने पे, ऐड सब्ट्रैक्ट करने पे यूनिफॉर्म रहेगी। अब यहाँ स्क्वायर कर दिया तो स्क्वायर में ज़रूरी नहीं ऐसा हो, तो उसके लिए आपको अब फॉर्मूला लगाना पड़ेगा जो ट्रांसफॉर्मेशन का वे है हमारे पास। क्या वे है? दिस। अब चेक करो ये इस इंटरवल में वो है क्या, 1 1 on 2 है क्या, फिर उससे आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से फिर वो फॉर्मूला लगाना पड़ेगा आपको, fy ऑफ y बराबर fx ऑफ x इंटू dx/dy वाला वे। अगर मोनोटोनिक होगा तो एक ही टर्म में काम हो जाएगा। हाँ जी, एक थ्योरम होता है कि अगर वो लीनियर नहीं है तो यूनिफॉर्म नहीं फॉलो करेगा, दूसरा डिस्ट्रीब्यूशन फॉलो करेगा। क्या थ्योरम होता है? अगर लीनियर नहीं हो ना वो, जैसे ये तो कोऑर्डिनेटेड है ना, तो लीनियर नहीं हो तो यूनिफॉर्म नहीं होगा। क्वाड्रेटिक के बारे में, वो तो लीनियर के बारे में कह रहा है, श्योर है। तो क्वाड्रेटिक के बारे में क्या कह रहा है? सर हाँ सर अभी आपने 1 1 on 2 क्या बोला इसमें? अरे भाई वो फॉर्मूला लिखाया था ना, कहाँ खोए रहते हो तुम लोग। अभी मैं जब क्वेश्चन सॉल्व करता हूँ तो मैं दो तरीके से, कभी तुम्हें देखा होगा ऐसा लिखता हूँ मैं, fx ऑफ x इंटू dx/dy, और कभी हम यूज़ करते हैं यहाँ fy, ये y लिख लो। इसलिए कहता हूँ रिवीजन करो, नहीं तो नया नया ऐसा लगा नया वर्ड पहली बार सुन रहे हो, 1 1 on 2 कभी सुना ही नहीं है ऐसा लग रहा है। देखियो ऐसे ट्रांसफॉर्मेशन में क्वेश्चंस, तो ऐसा मैं कब यूज करता हूँ, ये कब यूज करते हैं और ये कब यूज करते हैं। जब मोनोटोनिक नहीं होता था क्या बोल? जैसे y बराबर x² का जब भी हम डिस्ट्रीब्यूशन निकालते हैं, सपोर्ट अगर रियल नंबर है तो उसमें हम ये तरीका यूज़ करते थे। और यहाँ पे कोई ऐसा फंक्शन है जो 1 1 है, अगर y gx है तो x अगर g 1 1 है तो ये यूज़ होता है। तो वो तो उसके अकॉर्डिंग ट्रांसफॉर्म करना पड़ेगा। जैसे वहाँ पे सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, उसको सॉल्व करके देखो, चूंकि ये सिंगल करेक्ट है और एक करेक्ट मिल गया तो बाकी को इग्नोर कर सकते हो तुम एग्जाम में, क्योंकि इतना टाइम नहीं होगा कि हर ऑप्शन। हाँ जी, वो मॉड एक्स वाला जो है हम्म, उसमें मॉड एक्स में तो 0 से 3 नहीं होगा ना? मॉड एक्स 0 से 3 होगा तो यूनिफॉर्म होगा वो। यहाँ तो -2 से 3 में है। अगर ग्राफ बनाएंगे x तो -2 से 3 है, तो मॉड एक्स का ग्राफ अगर मान लो ये बना लो तो मॉड एक्स कहाँ से कहाँ तक होगा, 0 से 3 में। इसका क्या मतलब है, यहाँ तो ये 2 तक ही कंट्रीब्यूट कर रहा है। जैसे मान लो यहाँ 2 होगा, यहाँ 3 होगा, तो ऐसा कहीं लिखा हुआ है कि यूनिफॉर्म ऐसा होगा तो यूनिफॉर्म मॉड यूनिफॉर्म ही होगा, ऐसा कहीं थ्योरम है मॉड में या x² में? जैसे -3 से 3 होता है तब 0 से 3। हाँ, क्योंकि वो सिमेट्रिक है, ये सिमेट्रिक थोड़ी है। -2 से 3 सिमेट्रिक है 0 के अबाउट। हाँ, तो इसीलिए यहाँ नहीं होगा, वो सिमेट्रिक में होता है, सिमेट्रिक है तो 0 के अबाउट सिमेट्रिक है, इसलिए वहाँ पे हो रहा है। यहाँ पे क्या लेफ्ट साइड में -2 से 0 है, ये प्रोबेबिलिटी अलग है, ये प्रोबेबिलिटी अलग है, तो कैसे वो बीच में यूनिफॉर्म हो जाएगी? तो ऐसा नहीं होगा, ठीक है। तो ये भी गलत आएगा, ये भी गलत आएगा। अब इसके लिए सिंपल अप्रोच है, तुम CDF से ट्राई कर लो, CDF अप्रोच से। जी सर मैंने ऊपर से x की एक्सपेक्टेशन निकाल के इन चारों ऑप्शंस में ट्राई करी और साथ साथ यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन से एक्सपेक्टेशन निकाली तो सेकंड ऑप्शन ही आया था। ऐसे भी ठीक है ना ये मेथड? हाँ, कर सकते हैं। बाकी ऑप्शन आप डिस्कार्ड कर देंगे तो ऑब्वियसली वो तो सही है। अगर किसी भी तरीके से बाकी ऑप्शन को डिस्कार्ड कर दीजिए तो वो बचा हो, सही है।
कई भी तरीके से। थर्ड ऑप्शन में भी इनइक्वालिटी की फॉर्म में कर सकते हैं। किसमें? इनइक्वालिटी जैसे अभी किया था ना फर्स्ट और सेकंड में, वैसे ही थर्ड में भी कर सकते हैं क्या? नहीं, थर्ड में नहीं कर सकते, क्योंकि थर्ड में यूनिफॉर्म नहीं रहेगा, सिर्फ लीनियर में यूनिफॉर्म रहेगा, ओनली फॉर द लीनियर वन, सो नॉट फॉर एवरी। सो सिर्फ लीनियर में ऐसा रहेगा, एक स्क्वायर में आपको इस मेथड से जाना पड़ेगा, यू हैव टू फॉलो दिस वे। या तो ये तरीका लगाओ, नहीं तो CDF निकालो y का, यू गो विद द CDF ऑफ y, अब y का CDF निकालो एंड देन यू कैन कंटिन्यू, है ना। तो y का CDF निकालो एंड देन आ जाएगा CDF अप्रोच, ठीक है। तो आप यहाँ पे मॉडेक्स का भी CDF निकाल लो और CDF से PDF आ जाएगी, तो यूनिफॉर्म 03 तो नहीं आएगा। और चूंकि ये सिंगल करेक्ट ऑप्शन है तो इसलिए मैं बाकी ऑप्शन कर नहीं रहा हूँ, वरना अगर MS की होता तो ईच ऑप्शन हमें चेक करना पड़ता है कि ट्रू है कि फॉल्स है, ये चीज़ चूंकि सिंगल करेक्ट है, B सही है तो बाकी गलत ही होगा, ये है। चलिए ये नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, 9th। तो बाकी जिनको इंटरेस्ट है आप निकालो PDF, जो CD ऑप्शन है उसमें आप CDF अप्रोच से या ट्रांसफॉर्मेशन वाला जो फॉर्मूला है उससे, जैकोबियन मेथड से आप ट्रांसफॉर्म करके देखो। चलिए इस पे आते हैं, 9th। chi square tan आ रहा। ओके, तो यहाँ से क्या होगा कि कह रहा है कि x1 x2 x20 जो है रैंडम सैंपल है नॉर्मल 5,2 से, ठीक है, और yi है x2i माइनस x2i माइनस 1। तो इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ से अगर आप फाइंड करेंगे y1, तो y1 y को 1 रखेंगे तो आएगा ये y2 माइनस x2 माइनस x1, है ना। तो ये आएगा x2 माइनस x1। जब आप y2 निकालेंगे तो क्या आएगी ये x4 माइनस x3, ठीक। y3 इज x6 माइनस x5, y4 इज x8 माइनस x7 एंड सो ऑन, इट विल कीप गोइंग, जैसे बता रखा है कि yi इज या yn लिख दूं अगर मैं, 20 तक गया है ना, तो i 10 तक ही ले रहा है ना, तो y10 अगर मैं लिखूंगा तो ये होगा x20 माइनस x19, है ना, जस्ट टू रियलाइज, बाकी दिख ही रहा है वहाँ से। अब आपको क्या समझना है कि पूछा है कि W जो है 1/4 समेशन yi स्क्वायर i फ्रॉम दिस हैज व्हाट डिस्ट्रीब्यूशन। तो एक काम करो ना, सबसे पहले हम लोग yi का मीन निकाल लेते हैं। सो yi का एक्सपेक्टेशन क्या आएगा, है ना। सो yi यहाँ पे e ऑफ x2i माइनस दिस, और ये तो IID है, रैंडम सैंपल मतलब IID रैंडम वेरिएबल, है ना। सो रैंडम सैंपल मीन्स IID रैंडम वेरिएबल्स, तो ये IID है। तो मीन है ना, इसका मीन 5, इसका मीन 5, तो 0 आ जाना है। जब आप निकालेंगे वेरिएंस ऑफ yi, तो इसका वेरिएंस 2, फिर सेकेंड वाले टर्म का वेरिएंस 2, कोवेरिएंस 0 होगा क्योंकि वो इंडिपेंडेंट है, IID है तो इंडिपेंडेंट है, कोवेरिएंस 0 हो गया। चेक कर लीजिए जी, सही है। सो वेरिएंस दिस प्लस वेरिएंस दिस, वेरिएंस ऑफ x माइनस वाई, वेरिएंस x प्लस वेरिएंस y, और अगर आगे इंडिपेंडेंट नहीं है तो फिर माइनस में 2 कोवेरिएंस x, y इस तरह से। सो ये आ गया। तो यहाँ से आपको yi का डिस्ट्रीब्यूशन समझ आ गया कि yi विल बी नॉर्मल जी 0,4, ठीक। अब एक काम करते हैं, yi में से इसका मीन घटाइए 0, इसका स्टैंडर्ड डेविएशन 2, सो दिस विल हैव डिस्ट्रीब्यूशन नॉर्मल 0,1, ठीक। यहाँ तक ठीक है। y में मीन घटाएंगे 0, x इज नॉर्मल म्यू कॉमा सिग्मा स्क्वायर, देन x माइनस म्यू अपॉन सिग्मा हैज डिस्ट्रीब्यूशन नॉर्मल 0,1, तो वही कर रहा हूँ। मीन तो 0 है, स्टैंडर्ड डेविएशन 2 है क्योंकि सिग्मा स्क्वायर 4 है। अब इसका स्क्वायर कर देंगे तो yi अपॉन 2 का होल स्क्वायर, सो नॉर्मल 0,1 हैज, इसका स्क्वायर का डिस्ट्रीब्यूशन काई स्क्वायर 1। इन्होंने यही तो किया है, ये 4 को यहाँ ले आइए, तो ये yi स्क्वायर अपॉन 4 है, तो यहाँ पे यही चीज़ है। आप अगर w को देखो ठीक से तो क्या है ये, समेसन yi अपॉन 2 का होल स्क्वायर i फ्रॉम 1 to 10, तो ईच yi अपॉन 2 हैज डिस्ट्रीब्यूशन काई स्क्वायर 1, और आप जानते हैं सम ऑफ काई स्क्वायर रैंडम वेरिएबल फॉलोज काई स्क्वायर ओनली बट डिग्री ऑफ फ्रीडम गेट्स एडेड, तो आप ऐड कर दो। तो इसमें कितने टर्म्स है, 10 टर्म्स हैं, तो काई स्क्वायर 1 प्लस काई स्क्वायर 1 प्लस काई स्क्वायर 1 कितनी बार, 10 टाइम्स, तो काई स्क्वायर 10। तो w का जो डिस्ट्रीब्यूशन आ गया हैज डिस्ट्रीब्यूशन काई स्क्वायर 10, ठीक है। तो यहाँ पे अगर मैं एक लाइन लिखूँ, जो w था एक्चुअली
इट वाज वाई आई अपॉन 2 का होल स्क्वायर आई फ्रॉम 1 to 10, तो ऐड हो जाएगा काई स्क्वायर 10 एंड दे आर इंडिपेंडेंट। ठीक है जी, सो ये सही है, सिंगल करेक्ट है तो ये सही है। ठीक है, तो 1 to 10 में हो गया सारे। अब 10 to 20 वाले आते हैं, 1 to 9 में, है ना। तो 10th क्वेश्चन है, 10th के बाद, ठीक है पहले 10 देख लो, 10 के बाद 14, ओके। सो 10 and 14 चलिए, तो 10th क्या है? सो इसमें कह रहा है कि ये जस्ट नोटेशन देखो ना यूज़ कर रहा है। सो वो सर आपने थ्योरम लिखवाई थी, हाँ। mod x माइनस 2 अपॉन s अंडर रूट जी, तो यहाँ पे कह रहा है कि माइनस 1 अल्फा बाई 2 x1 x2 x4 be the observed value of the random sample from normal mu sigma square। तो 4 रैंडम वेरिएबल है, n की वैल्यू 4 है, नॉर्मल म्यू सिग्मा स्क्वायर से है। ये एस स्क्वायर लिख रखा है, अगर आप स्क्वायर करेंगे तो एस स्क्वायर हमें पता ही है, एस स्क्वायर इज सैम्पल वेरिएंस, जिसका डेफिनेशन होता है 1/n-1 समेशन xi माइनस x बार का होल स्क्वायर। तो ये आ जाएगा। एंड तो आपको दे रखा है ऑब्जर्व्ड मीन एंड सैम्पल स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ दिस टेस्टिंग एच नॉट अगेंस्ट दिस। तो ये डायरेक्ट थ्योरम है। हाँ, तुम्हें याद रखना है कि जैसे ये 2 साइडेड टेस्ट है, यहाँ पे होता म्यू मोर देन 0, तो इसका क्रिटिकल रीजन आता टी मोर देन सी, जहाँ टी टेस्ट स्टैटिस्टिक्स का सफिशिएंट एस्टिमेटर आता है उसमें। और अगर यहाँ आता म्यू लेस देन 0 ऑल्टरनेटिव, तो आता टी लेस देन सी। अगर ये म्यू नॉट इक्वल टू 0 है तो मॉड आएगा, बोथ साइडेड क्रिटिकल रीजन आएगा। तो इसका डायरेक्ट हमने क्लास में थ्योरम लिखाया होगा कि क्रिटिकल रीजन क्या आएगा। तो क्लास नोट्स देखो, ये डायरेक्ट थ्योरम है। दिस अगेंस्ट h1 है, म्यू इज नॉट इक्वल टू 0। इसका जो क्रिटिकल रीजन होगा, ये 2 साइडेड टेस्ट है, तो इधर प्रोबेबिलिटी अल्फा बाई 2, इधर प्रोबेबिलिटी अल्फा बाई 2, और ये सिमेट्रिक है, तो ये नंबर है जेड अल्फा बाई 2, ये नंबर है माइनस जेड अल्फा बाई 2। सो दिस इज द क्रिटिकल रीजन, रिजेक्शन रीजन। तो ये बोथ साइडेड रिजेक्शन रीजन है इसका। और इसका तो रिजेक्शन रीजन का डायरेक्ट फॉर्मूला है रिजेक्ट एच नॉट इफ एक्स बार माइनस म्यू नॉट, जो एच नॉट में यूज़ हुआ, क्योंकि साइज का जब डेफिनेशन यूज़ करते हैं ना, तो रिजेक्टिंग एच नॉट व्हेन एच नॉट इज ट्रू, तो वहाँ पे वो आता है। तो यहाँ पे 0 यूज़ होगा अपॉन सिग्मा बाई रूट 10। तो यहाँ नोन है क्या अननोन है? दोनों अननोन था ना, तो बोथ आर अननोन पैरामीटर, म्यू एंड सिग्मा स्क्वायर दोनों अननोन है। तो क्या होगा फिर? तो जब अननोन होगा तो एस अपॉन रूट 10 से डिवाइड करते हैं, दिस इज मोर देन इक्वल टू सम सी। अब बताओ इसका डिस्ट्रीब्यूशन क्या आएगा? व्हाट इज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ दिस टेस्ट स्टैटिस्टिक? टी। हाँ, टी डिस्ट्रीब्यूशन ना। tn माइनस 1 हाँ, जैसे हम लोग क्या लिखते हैं, जैसे ये एक्स बार माइनस म्यू सिग्मा अपॉन रूट एन, सो दिस हैज डिस्ट्रीब्यूशन नॉर्मल 0 1। एक्स बार माइनस म्यू एस अपॉन रूट एन, दिस हैज डिस्ट्रीब्यूशन टी एन माइनस 1 डिग्री ऑफ फ्रीडम। कब? जब x1 x2 आपके पास इज अ रैंडम सैंपल फ्रॉम नॉर्मल म्यू कॉमा सिग्मा स्क्वायर। ये तो ठीक है। तो अभी क्योंकि ये है टेस्ट स्टैटिस्टिक्स, यहाँ पे एक नंबर आएगा, तो वो नंबर क्या आएगा? जो इसका डिस्ट्रीब्यूशन उसके टर्म में। तो मैं डायरेक्ट थ्योरम यूज कर रहा हूँ, तुम याद रख सकते हो। तो ये टी डिस्ट्रीब्यूशन, इसलिए इसका आंसर आएगा टी एन माइनस 1 कॉमा। अब सोचो क्या होगा, तो ये मॉड लगा रखा है ना, दिस तो ये होगा। अब यहाँ जेड नहीं लिखूंगा, मैं टी लिखूंगा। जेड पहले मैं क्यों लिख रहा था? क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा था सिग्मा नोन होगा। अगर सिग्मा नोन होता तो इसका डिस्ट्रीब्यूशन जेड आता, तो यहाँ पे जेड अल्फा बाई 2 आता। अब यहाँ सिग्मा तो अननोन है, तो एस यूज हुआ है। एस यूज होने की वजह से ये टेस्ट स्टैटिस्टिक्स का डिस्ट्रीब्यूशन टी हो गया। तो यहाँ मुझे लिखना पड़ेगा टी अल्फा बाई 2, मतलब टी अल्फा बाई 2 एन माइनस 1 या टी एन माइनस 1 अल्फा बाई 2, जैसे समझो। तो ये आ जाएगा, ये आ गया तुम्हारा क्रिटिकल रीजन। अब पूछ क्या रहा है ये? सो रिजेक्ट अल्फा है 0. ये थ्योरम लिखा हूँ मैं, ये जो थ्योरम लिखा है दिस इज अ थ्योरम, ठीक है। सो ये एक थ्योरम है जो कि क्लास में लिखाया है। और जिन लोगों को याद नहीं, प्रसन्ना साहू वाली बुक है, उसमें जाके देखो। प्रसन्ना साहू की जो बुक है उसके टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस चैप्टर में 19 चैप्टर है शायद,
उसमें जाके लास्ट में उन्होंने टेबल बना बना के लिख रखा है कि ये क्वेश्चन होगा तो ये क्रिटिकल रीजन होगा, ये क्वेश्चन होगा तो ये टेबल बना रखा होगा, देखना तुम डिफरेंट केसेस में नॉर्मल के लिए। तो वहाँ से तुम याद रख सकते हो कि किस क्वेश्चन में क्या क्रिटिकल रीजन बनेगी। बस वीके वैदगी में भी है, वीके वैदगी की बुक में भी चैप्टर नंबर 10 में जाओगे तो वहाँ टेबल बना रखा है। इसको टी टेस्ट बोलते हैं, है ना, ये एक्चुअली टी टेस्ट है। सो यहाँ से आ जाएगा एक्स बार अपॉन एस, तो इसको ठीक से फिट कर लो और यहाँ से के मिल जाएगा। तो तुम्हें ये जो क्वेश्चन में दे रखा है वो ये है, अब इसको कंपेयर करो, यहाँ से तुम्हें के दिख जाएगा क्या होगा। ठीक है जी, मिल जाएगा। देखो तो इसको मैं अगर ठीक से लिखूं तो ये है, अरे म्यूट कर लो किसका माइक ऑन है, हाँ, तो यहाँ से दिस अपॉन एस, तो एस तो पॉजिटिव ही रहेगा हमेशा क्योंकि स्टैंडर्ड डेविएशन और वेरिएंस तो पॉजिटिव ही होता है, इसलिए मॉड हटा दिया एस पर से। तो यहाँ सिर्फ एक्स बार पे मॉड लगाया, एस एज इट इज, √10 को उधर भेज देते हैं, तो यहाँ √10 लिखते तो ये ऊपर आ जाता, वहाँ डिवाइड हो जाता। सो मोर देन इक्वल टू टी, हमारे क्वेश्चन में एन कितना था 4, सैम्पल साइज 4 है, तो मैं सीधा सीधा लिख देता हूँ, तो एन है तो 3, अल्फा कितना है 0.05, तो अल्फा बाई 2 होगा 0.025, अपॉन आ जाएगा ये √10, इधर जाएगा तो ऊपर लाओगे तो यहाँ √10 होगा, उधर जाएगा डिवाइड होगा। ठीक है, तो यहाँ आ जाएगा √10, एन क्या था 4, तो अपॉन 2। तो इसी चीज़ को हमने ऐसा लिखा जब एन को हमने 4 रख दिया, तो हमारा क्वेश्चन में एक्चुअली एन 4 है, देख लो। सो हमारे क्वेश्चन में एन जो है वो 4 है, सैम्पल साइज 4 है। अब तो इसकी वैल्यू निकाल लो, इसकी वैल्यू क्वेश्चन में दे रखी होगी, यहाँ पे नहीं गिवन है, फर्स्ट पेज पे दिया होगा, देखो। तो पूछना क्या चाह रहा है, अच्छा ये ऑप्शन में यही होगा, है ना। सो दिस इज 1/2 T3, 0.025, तो ये आंसर है। अगर थ्योरम याद है तो कुछ नहीं करना तुम्हें, सो सीधा सीधा आंसर आ गया। देखो यहाँ पे क्या था, तो 1/2 T3, 0. है ना, ये पहला ऑप्शन ही है, सही है जी, तो ऑप्शन ए सही है, दैट्स ऑल। चलिए 14th आई थिंक नेक्स्ट क्वेश्चन था, तो 14th इज सो 14 कह रहा है कि ऑप्शन सी होगा। हाँ देखो होता क्या है ना, यहाँ पे आपको समझना है ये बाउंडेड नंबर है, ये बाउंडेड नंबर है, तो यहाँ पे जो फंक्शन का बिहेवियर है ना वो लीडिंग टर्म डिसाइड करता है। लीडिंग टर्म यहाँ x² है, क्यों इसको लीडिंग टर्म बोल रहे हैं, क्योंकि जब आप जैसे x टेंस टू प्लस इन्फिनिटी लोगे ना तो fx टेंस टू प्लस इन्फिनिटी होगी। क्यों, क्योंकि ये तो बाउंडेड नंबर, ये कोई इफेक्ट नहीं डालेगा, इसकी वजह से, या कोई पॉलिनोमियल भी है, मान लो 10 डिग्री का पॉलिनोमियल है, तो x की पावर 10 इज द लीडिंग टर्म, दैट विल डिसाइड कि फंक्शन की वैल्यू कहाँ जाएगी। सो लीडिंग टर्म डिसाइड करेगी, अगर x टेंस टू माइनस इन्फिनिटी है स्टिल fx विल टेंड टू प्लस इन्फिनिटी। बीच में कोई वैल्यू देख सकते हो, तो होगा क्या, इस फंक्शन का जो बिहेवियर है ना ये 4x² के अकॉर्डिंग डिसाइड होगा। ठीक है, सो जो 4x² का बिहेवियर है वही बिहेवियर इस फंक्शन का होगा। अब 4x² के बारे में सोचो क्या होता है उसमें, तो उसके अकॉर्डिंग पता चल जाएगा आपको। ठीक है ना, तो इस फंक्शन का बिहेवियर वो होगा, जैसे एग्जांपल के बता देता हूं, जैसे x³ का जो बिहेवियर है ना वही बिहेवियर इसका होगा, जो इसका बिहेवियर है वैसे ही बिहेवियर इसका होगा ऑलमोस्ट, नॉट एग्जैक्टली सेम, नहीं कर रहा हूं, ग्राफ सेम ही आएगी। बिहेवियर x³ क्योंकि लीडिंग टर्म ये है ना तो उसके जैसा बिहेव करेगा टेंस टू उस पे, तो उस तरह से केसेस होते हैं। लेकिन यहाँ पे मेनली फायदा, या मैं कोई कांस्टेंट जोड़ दूं, इससे बेटर मैं ऐसा बोलूं तो ज़्यादा आसान रहेगा, x³ + 1 टाइप का है या x³ - 1 है, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि कांस्टेंट टर्म है, ये बाउंडेड नंबर है। तो यहाँ भी ये बाउंडेड नंबर है, तो 4x² का जैसा ग्राफ होगा, ग्राफ लगभग वैसा ही होगा। ठीक है, तो बिहेवियर वैसा ही होगा इसका, x³ + 1 टाइप के कर दो, x³ + 1 है ना, कोई कांस्टेंट टर्म या कोई बाउंडेड नंबर एडेड है ना तो उससे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा फंक्शन के ग्राफ पे। तो इसका ग्राफ अगर आप बनाओगे भी तो दिस विल समथिंग लुक लाइक दिस, इसका ग्राफ। उसकी वजह ये आपको समझ आ रहा, देखिए ये है, तो इस तरह का इसका ग्राफ होगा, एक पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा मिलेगी इसमें, ये है। तो इसमें आपको सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, बस यही समझना है कि लीडिंग टर्म विल डिसाइड द बिहेवियर, ये क्रिटिकल पॉइंट कितने आएंगे वो उस पर डिपेंड करेगा कि लीडिंग टर्म क्या है, क्योंकि बाकी बाउंडेड टर्म है, इसी वजह से दिस इज द बाउंडेड टर्म, दैट्स वाई।
क्योंकि कांस्टेंट से क्या होता है, थोड़ा अप डाउन शिफ्ट हो सकता है, बाकी कोई इफेक्ट नहीं डालेगा, इसीलिए तो इसमें एक ही पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा होगा. सो दिस फंक्शन विल हैव वन पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा, ये होगा एग्जैक्टली वन पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा. सो नेक्स्ट 10 to 20 में कुछ है 19 17. ओके, सो 10 का 14 17 19 इसमें क्या है? सेवनटीन सिंपल डेफिनेशन है, ये अलजेब्रा इज सिग्मा फील्ड है ना. सो ये जो अलजेब्रा बोल रखा है ना, सिग्मा अलजेब्रा सिग्मा फील्ड सेम वर्ड है, अलजेब्रा और फील्ड सेम वर्ड है. डिफरेंस क्या है इन दोनों में? जैसे सिग्मा अलजेब्रा जब बोलते हैं ना, तो जब डेफिनेशन लिखते हैं हम सिग्मा अलजेब्रा का कि इट इज द सेट ऑफ सबसेट्स ऑफ सैंपल स्पेस ओमेगा दैट कंटेन्स, मतलब तीन कंडीशन है, एम्प्टी सेट मस्ट बी देयर, इफ ए इज देयर ए कॉम्प्लीमेंट शुड बी देयर, इफ देयर आर काउंटेबली मेनी सेट्स इन द सेट देन देयर यूनियन मस्ट बी देयर. तो ये जो काउंटेबली मेनी है अलजेब्रा में फाइनाइटली मेनी हो जाता है, तो वैसे कोई दिक्कत नहीं है. तो ये जो अलजेब्रा लिखा है इनडायरेक्टली ये सिग्मा अलजेब्रा की बात कर रहा है, ठीक है ना. एवरी अलजेब्रा इज अ सिग्मा अलजेब्रा, सिग्मा. तो ऑप्शन बी तो सिंपल, आपको इसका डेफिनेशन पता है ना क्या होता था? सर, हाँ, इसमें जो ऑप्शन डी है, मतलब जैसे कि टेस्ट वाले में उसमें सैंपल स्पेस गिवन है, इसमें नहीं है, तो थोड़ा सा कंफ्यूज. रुक जाओ, ओमेगा नहीं हुआ. तुम ये बताओ डेफिनेशन क्या है. चलो मैं इसका डेफिनेशन लिख देता हूँ, अलजेब्रा की डेफिनेशन लिख देता हूँ कि ओमेगा होना चाहिए और सब का कॉम्प्लीमेंट होना चाहिए उसके साथ, इतना ही था इसमें. तो दिस विद द सेट ऑफ ऑल पॉसिबल आउटकम्स एंड मान लो अभी के लिए ये स्क्रिप्टेड एफ है, बी सेट ऑफ सबसेट ऑफ ओमेगा सच दैट, ठीक है ना, या इतना लिखो बी दिस देन, ये होता है कि दिस एफ इज अलजेब्रा इफ एंड ओनली इफ. पहली कंडीशन है कि दिस मस्ट बिलोंग टू एफ, दूसरी कंडीशन है ई बिलोंग्स टू एफ, ई कॉम्प्लीमेंट मस्ट बिलोंग टू एफ, एंड तीसरी कंडीशन है ना कि E1 E2 En, मान लो n इवेंट्स हैं f में, तो इसका यूनियन मस्ट बी देयर. यूनियन मस्ट बी देयर, ठीक है. तो ये डेफिनेशन है अलजेब्रा का. सिग्मा अलजेब्रा में क्या डिफरेंस आता है? तो ये मैंने अलजेब्रा का डेफिनेशन लिखा है. सिग्मा अलजेब्रा इज फील्ड, सिग्मा फील्ड सिग्मा अलजेब्रा सेम वर्ड है, तो अलजेब्रा या फील्ड सेम वर्ड है, तो ये मैंने यहाँ अलजेब्रा लिखा है. तो यहाँ पे बस मैंने फाइनाइट नंबर ऑफ सेट कंसीडर किए हैं. जब मैंने सिग्मा अलजेब्रा लिखाया होगा तो कहा होगा फाइनाइट ही नहीं काउंटेबली मेनी होगा, स्टिल इट विल वर्क, ठीक है ना, वो चीज़ है. तो यहाँ n की जगह इन्फिनिटी तक जा सकते हो. तो देख लो इसमें जैसे एम्प्टी सेट सब में होने चाहिए, तो सब में है. पहली कंडीशन कहती है कि एम्प्टी सेट सब में होने चाहिए, वो सब में है. कोई भी सेट है तो उसका कॉम्प्लीमेंट उसमें होने चाहिए. कॉम्प्लीमेंट किसके रेस्पेक्ट में? ओमेगा के रेस्पेक्ट में, सेट ऑफ ऑल पॉसिबल आउटकम के रेस्पेक्ट में. तो जैसे ये ओमेगा है, ये आपका अभी के लिए यूनिवर्सल सेट है सेट थ्योरी में, इसके रेस्पेक्ट में कॉम्प्लीमेंट लेंगे. तो जैसे यहाँ पे बात कर रहा था, बताओ भाई एम्प्टी सेट का कॉम्प्लीमेंट क्या होगा? यहाँ पे अगर बात करें हम एम्प्टी सेट का कॉम्प्लीमेंट लेते हैं तो किसके इक्वल आएगा? ओमेगा के इक्वल आएगा, सैंपल स्पेस. वही कह रहा था कि डी जो ऑप्शन है ना टेस्ट में, उसमें सैंपल स्पेस गिवन है, इसीलिए कंफ्यूजन हो गया. ये कहाँ सैंपल स्पेस गिवन है? सर आपने PYQ निकाला है ना, मतलब टेस्ट वाला मैं बोल रहा हूँ. अच्छा वहाँ पे, ओ इसमें ऐड कर दिया है क्या? अच्छा, तो 1 2 3 4 5 फिर तो ट्रू हो जाएगा नहीं? ओके, हो सकता है उसमें. ये तो मैंने वेबसाइट से डाउनलोड किया है. हाँ ठीक है, अभी बात करो, उसको देखेंगे, उसको होगा तो करेक्शन करेंगे. तो यहाँ पे ये तो गलत है क्योंकि इसमें ओमेगा नहीं है.
तो ये गलत है, अगर वहाँ वैसा है तो वो भी सही हो जाएगा, तो उसको करेक्ट करना पड़ेगा। इसमें बाकी देख लो, जैसे 1 2 है और 1 2 का कॉम्प्लीमेंट जो होता है वो होगा 3 4 5 6, तो है ही नहीं, तो ये आउट हो गया। यहाँ 1 2 3 है, कॉम्प्लीमेंट 4 5 6, ये सही है। और बाकी 4 5 जैसे ये 1 2 है, 4 5 का कॉम्प्लीमेंट क्या है, ये 4 5 का कॉम्प्लीमेंट होता 1 2 3 6, तो है तो 1 2 4 5 का कॉम्प्लीमेंट नहीं है इसमें। अच्छा 1 2 4 5 का कॉम्प्लीमेंट नहीं है, तो इसका कॉम्प्लीमेंट होगा 1 2 4 5 का कॉम्प्लीमेंट होगा 3 6, और 3 6 नहीं है, तो इसलिए ये आउट हो गया, तो ये सही हो गया। ठीक है, तो ये 3 कंडीशन है जो आपको चेक करना है। एम्प्टी सेट होने चाहिए, हर सेट का कॉम्प्लीमेंट होने चाहिए, तो एम्प्टी सेट का कॉम्प्लीमेंट सैंपल स्पेस है, तो सैंपल स्पेस भी होना ऑब्वियस है, तो यहाँ तुम ये भी ऐड कर दोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है कि एम्प्टी सेट एंड सैंपल स्पेस होना जरूरी है, ये दोनों होना जरूरी है उस सेट में, क्योंकि एम्प्टी सेट का कॉम्प्लीमेंट सैंपल स्पेस है। सो एम्प्टी सेट एंड सैंपल स्पेस होने चाहिए, कोई भी सेट है उसमें तो उसका कॉम्प्लीमेंट होने चाहिए। यू टेक 2 3 4 5 6 7 एज मेनी सेट्स एज अ टाइम, और उसका यूनियन उसमें होने चाहिए, ये चीज़ है। तो नेक्स्ट जो है 17 के बाद क्या था, 19 था, तो 19 में क्या है, तो आसान है। तो इसमें एक थ्योरम लिखाया था हमने कि कॉन्वेक्स कॉम्बिनेशन ऑफ पीडीएफ इज अ पीडीएफ, है ना। 2 पीडीएफ का कॉन्वेक्स कॉम्बिनेशन पीडीएफ होगा, 2 सीडीएफ का कॉन्वेक्स कॉम्बिनेशन एक सीडीएफ होगा। कॉन्वेक्स कॉम्बिनेशन क्या होता है, लीनियर कॉम्बिनेशन जिसमें कोएफिशिएंट्स का सम 1 हो जाए, जैसे ये लीनियर कॉम्बिनेशन ही तो है, C1 इंटू F1 C2 इंटू F2, लेकिन हो क्या रहा है कि C1 प्लस C2 यहाँ पे 1 है, तो इस तरीके से तो अभी के लिए काम करो ना, ये तो ऐसा हो गया। अगर तुम यहाँ से तुम्हारा ये y का पीडीएफ है, दिस इज पीडीएफ ऑफ y ना, ये y का पीडीएफ है जैसे उसने कहा है, और जो x1 है तो यहाँ पे ऐसा है कि x1 इज नॉर्मल 0 1, x2 इज नॉर्मल 0 6। अब इसका पीडीएफ f1 है, इसका पीडीएफ f2 है। y एक नया रैंडम वेरिएबल बनाया इन्होंने, सो ये बनाया fy ऑफ y इज 0.6 f1x एंड प्लस 0.4 f2x, ये है। तो यहाँ से बताओ मुझे ये e ऑफ x1 स्क्वायर कितना आएगा, e ऑफ x1 0 है, e ऑफ x2 भी 0 है, तो e ऑफ x1 स्क्वायर 1 ही आएगा, और e ऑफ x2 स्क्वायर 6 आएगा, क्योंकि मीन तो 0 है ना, तो 6 आएगा। ठीक है, तो यहाँ से अगर मैं e ऑफ y निकालूंगा ना, तो वो बनेगा 0.6 टाइम, जल्द डेफिनेशन लगाओ, जस्ट अप्लाई डेफिनेशन। क्या होता है डेफिनेशन y का पीडीएफ का, इंटीग्रेशन y इंटू पीडीएफ ऑफ y dx, तो ये पीडीएफ रखोगे तो कन्वर्ट होगा 0.6 इंटू e ऑफ x1 0.4 e ऑफ x2, और चूंकि ex1 ex2 0 है तो ये 0 ही आना है। फिर e ऑफ y स्क्वायर अगर मैं निकालूं तो यहाँ पे आएगा 0.6 इंटू ई एक्स1 स्क्वायर, क्योंकि जब e ऑफ y स्क्वायर निकालूंगा तो इंटीग्रेशन y स्क्वायर इंटू पीडीएफ ऑफ y ये यूज होगा, तो 0.6 इंटू वाई स्क्वायर इंटू पीडीएफ ऑफ x। जब ऐसे वेरिएबल तो सेम ही है, अच्छा यहाँ x ले रखा है ना, मैंने y ले रखा है, तो ये x लगा लो वेरिएबल, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ y ठीक है, यहाँ वेरिएबल x है, मतलब ये x कॉमन रहेगा ना, तो वहाँ से जब लिखेंगे तो उसके अकॉर्डिंग चेंज हो जाएगा। तो यहाँ से क्या आ जाएगा 0.6 इंटू ई ऑफ x1 स्क्वायर 0.4 इंटू ई ऑफ x2 स्क्वायर। अब ये कितना आएगा, तो यहाँ x1 स्क्वायर 1 है, x2 स्क्वायर 6, यहाँ से निकाल लो खुद ही, मीन वेरिएंस पता है तो आ जाएगा ना ये x स्क्वायर। तो 0.6 इंटू 1 0.6 प्लस 0.4 इंटू 6 कितना हो गया 2.4, तो ये आ गया 3 आई थिंक, देख लो। तो ई वाई स्क्वायर 3 ई वाई 0, तो पूछा क्या वेरिएंस y कितना होगा 3 होगा। चेक करो भाई, सही कैलकुलेशन किया है, देख लो। सर ये एक्सपेक्टेशन y वाला एक बार फिर से बताइए। ये एक सिंपल थ्योरम है कि मान लो ऐसा है कि x1 का पीडीएफ है f1, x2 का पीडीएफ है f2,
एक्स कोई रैंडम वेरिएबल है जिसका पीडीएफ है लैम्डा इंटू f1x प्लस 1 - लैम्डा इंटू f2x। ये सब क्लास में थ्योरी मैंने करा रखे हैं। अगर मुझे e ऑफ x चाहिए तो इसका क्या मतलब है, x इंटू पी डी एफ ऑफ एक्स डी एक्स। सो x इंटू, अब x का पीडीएफ तो इसके इक्वल है, तो ये हो जाएगा लैम्डा इंटू f1x प्लस 1 - लैम्डा f2x dx। इसको खोलो, अब इसको ओपन करो, तो उसको ओपन करो, लैम्डा बाहर आ गया, x इंटू f1x dx, 1 - लैम्डा बाहर आ गया, x इंटू f2x dx। अब बताओ इसको क्या लिख सकते हैं हम लोग, सो दिस इज लैम्डा इंटू ई ऑफ x1 प्लस 1 - लैम्डा इंटू ई ऑफ x2। यही तो यूज़ किया है मैंने, देखो। तो तो जब मुझे ये गिवन है तो ये आ जाएगी। बताओ कहाँ डाउट है। सेम अगर एक्स स्क्वायर करूँगा तो क्या डिफरेंस आएगा, अगर मैं यहाँ स्क्वायर कर दूँ तो यहाँ स्क्वायर आ जाएगी, तो यहाँ स्क्वायर आ जाएगी, तो यहाँ स्क्वायर, यहाँ स्क्वायर, फिर यहाँ स्क्वायर, यहाँ स्क्वायर। ये दूसरा यूज़ किया मैंने, और यहाँ पे स्क्वायर। ठीक है सर। तो इनफैक्ट यहाँ पे थ्योरम होता है कि ये जो y होगा ना, दिस इज 0.6 इंटू x1 प्लस 0.4 इंटू x2। और यहाँ से तुम वेरिएंस निकालते तो क्या आता, जरा चेक करो। अगर मैं इस रिजल्ट से वेरिएंस निकालूं तो क्या आंसर मिलेगा मुझे। सो यहाँ से अगर मैं लिखता वेरिएंस ऑफ y इज इक्वल टू 0.6 का स्क्वायर वेरिएंस x1 जो कि है 1 प्लस, सर इंडिपेंडेंट नहीं है ना, तो ऐसे अच्छा इंडिपेंडेंट नहीं दे रखा है, ओके एक मिनट रुको। तो ऐसे नहीं कर सकते क्योंकि एक्स वाई को रैंडम वेरिएबल, अच्छा इंडिपेंडेंट नहीं, इंडिपेंडेंट था वरना कोवेरिएंस टर्म की जरूरत पड़ेगी हमें। तो यहाँ से आ जाएगा 6 प्लस 2 टाइम 0.6 इंटू 0.4 कोवेरिएंस x1 x2 ये आता। लेकिन चूंकि ये इंडिपेंडेंट नहीं है तो यहाँ से प्रॉब्लम हो गया ना ऐसे निकालने में। तो रैंडम वेरिएबल विद दिस इज, तो यहाँ से कोवेरिएंस की जरूरत पड़ेगी, एंड दैट वी डोंट नो। ठीक है, तो ये सही है, मेथड सही है। ओके इसको अभी इग्नोर करते हैं। तो ठीक है ना, तो इस तरह कई सारे अप्रोच होते हैं क्वेश्चन करने के, अब सॉल्व करोगे तो आपको समझ आएगा। तो अभी के लिए यही मेथड ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। तो 19 हो गया, सो 20 तक कोई बचा अब, तो 20 से 30 के बीच आते हैं। सो 20 से 30 में 24 26 यही तो है ना, 24 26। सो 24 26 बाकी रिटर्न सॉल्यूशन तुम्हें ऑलरेडी भेज रखा, उसमें तुम हेल्प ले सकते हो, नहीं समझ आ रहा फिर पूछ सकते हो। तो 24, हाँ ये तो थ्योरम ऐसे है देखो। तो यहाँ पे क्या होता है कि इसमें बोल रहा है कि जैसे सैंपल हम लोग नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन से लेते हैं ना, x1 x2 यहाँ बाई वेरिएट नॉर्मल से लिया गया है। तो x1 y1 x2 y2 x20 y2 रैंडम सैंपल है, ये बाई वेरिएट नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन है ना। जो xy का डिस्ट्रीब्यूशन है ये है बाई वेरिएट नॉर्मल, n2 मतलब बाई वेरिएट नॉर्मल, μ1 μ2 सिग्मा 1 स्क्वायर सिग्मा 2 स्क्वायर रो। ठीक है, तो ये कुछ ऐसा है, μ1 μ2 सिग्मा 1 स्क्वायर सिग्मा 2 स्क्वायर रो, ये नोटेशंस हैं। अब आपसे पूछ रहा है सर कि इसमें डाउट था, क्या है, जैसे एक्स वाई का कोरिलेशन तो 3/4 दिया हुआ है ना, तो एक्स वाई और वाई वाई का कोरिलेशन भी 3/4 ही होगा। तो यहाँ पे सिंपल एक रिजल्ट है बाई वेरिएट नॉर्मल में। तो ये जिन लोगों को नहीं पता है तो वहां से लिख सकते हैं हम लोग कि यहाँ से क्या आता है,
है ना। मान लो दिस बी अ IID रैंडम वेरिएबल बाईवेरिएट नॉर्मल विथ पैरामीटर्स μ1 μ2 सिग्मा 1 स्क्वायर सिग्मा 2 स्क्वायर रो। ठीक है, अभी क्या होगा, ये तो है। देन तुम अगर ये फाइंड करोगे कोवेरिएंस बिटवीन x बार एंड y बार, ये निकालो क्या आता है। एक तो ये है और दूसरा कोरिलेशन बिटवीन x बार y बार वही आएगा जो रो आएगा, आई थिंक, है ना, ये सेम है। कोवेरिएंस क्या आएगा, क्योंकि हम लोग जानते हैं ना एक्सपेक्टेशन ऑफ जो x बार होगा वो तो μ1 रहेगा एंड एक्सपेक्टेशन ऑफ y बार μ2 होगा एंड वेरिएंस ऑफ x बार सिग्मा 1 स्क्वायर बाई सैम्पल साइज में नहीं है दोनों में, दिस वेरिएंस ऑफ y बार ये आ जाएगी। सो अगर ये आप कैलकुलेट करोगे तो यहाँ से क्या होता है कि जैसे अगर इसको मैं ड्राइव करूँ तो ये होगा कोवेरिएंस बिटवीन 1/n समेसन एक्स आई 1/n समेसन वाई आई। 1/n कॉमन निकल आएगा तो 1/n यहाँ से 1/n यहाँ से 1/n स्क्वायर बाहर आ जाएगा। अब बचेगा कोवेरिएंस बिटवीन समेसन एक्स आई एंड समेसन वाई आई। अब यहाँ पे क्या होता है एक्चुअली कि x1 y1 x2 y2 रैंडम सैंपल है, तो मतलब x1 x2 से इंडिपेंडेंट है, या जस्ट ये रो जो है ना, रो कोरिलेशन है x1 y1 के बीच का, x2 y2 के बीच का, x3 y3 के बीच का। तो यहाँ पे मेनली क्या आएगा 1/n स्क्वायर। अब जैसे x1 का कोरिलेशन कोवेरिएंस सिर्फ y1 के साथ होगा, बाकी के साथ जीरो होगा, क्योंकि x1 बाकी के साथ इंडिपेंडेंट है। x1 सिर्फ डिपेंडेंट है y1 के साथ, x2 सिर्फ डिपेंडेंट है y2 के साथ। तो इस तरह से है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा कि ये पेयर बन जाएंगे, समेसन बाहर आ जाएगा, ये मतलब समझो समेसन ये ऐसा आ गया कोवेरिएंस एक्स आई वाई आई आई फ्रॉम 1 to n, और ये कोवेरिएंस तुम जो भी आएगा तो रो सिग्मा 1 सिग्मा 2 होता है ना कोवेरिएंस। यहाँ से अगर ऐसे लिखोगे कि कोवेरिएंस बिटवीन कोई भी पॉइंट लिख लो ये जो होता है रो सिग्मा 1 सिग्मा 2, ठीक है ना, मान लो 4-5वां पॉइंट कर देता हूँ। कोवेरिएंस में देखना है तो रो सिग्मा 1 सिग्मा 2, अगर मान लो एक्स वाई बोल देता हूँ मैं इसको, तो कोवेरिएंस आएगा, या x1 y1 अभी के लिए कोई एक फिक्स रैंडम वेरिएबल कर लो, तो आएगा रो सिग्मा 1 सिग्मा 2। तो ये आ जाएगा आपके पास 1/n स्क्वायर n टाइम रो सिग्मा 1 सिग्मा 2। तो यहाँ से कैंसिल हो जाएगा, सो रो सिग्मा 1 सिग्मा 2/n। अब यहाँ से जब आप कोवेरिएंस, ये तो कोवेरिएंस निकाल दिया मैंने, कोरिलेशन कैसे निकालते हैं, तो कोरिलेशन के लिए क्या करते हैं हम लोग, तो नाउ कोवेरिएंस से डिवाइड करेंगे। सो व्हाट इज कोवेरिएंस ऑफ कोरिलेशन के लिए हमें करना क्या होता है, तो ये सब तो जानते हो, इसे लिखने की जरूरत नहीं, मैं यहाँ पे कोरिलेशन की बात कर रहा हूँ ना। चलो इसको आगे डिराइव करता हूँ, तो इसको 0.2 कर दो, ये है। तो आगे मैं लिखता हूँ व्हाट इज द कोरिलेशन बिटवीन एक्स बार एंड वाई बार। तो फॉर्मूला होता है कोवेरिएंस बिटवीन एक्स बार वाई बार अपॉन रूट अंडर वेरिएंस ऑफ एक्स बार वेरिएंस ऑफ वाई बार। इसको सिंप्लीफाई करके देखो क्या आएगा, तो जो न्यूमरेटर आया हुआ है सिंप्लीफाई होके वो है रो सिग्मा 1 सिग्मा 2 अपॉन n, और ये कितना आएगा एक्स बार का वेरिएंस सिग्मा स्क्वायर बाई n सिग्मा 1 स्क्वायर बाई n सिग्मा 2 स्क्वायर बाई n, सिंप्लीफाई कर लो तो यहाँ से आ जाएगा सिग्मा 1 सिग्मा 2 बाई n, ये कट गया तो आंसर आ गया रो। तो बस यहाँ बताने की कोशिश ये है कि जो रो x1 y1 के बीच का कोरिलेशन है वही कोरिलेशन x बार y बार के बीच का भी है। तो इनडायरेक्टली मैं फाइनल अगर इसका स्टेटमेंट लिखूंगा तो यहाँ से होता क्या है कि अगर ईच एक्स आई वाई आई इज बाईवेरिएट नॉर्मल विद दिस पैरामीटर्स, तो फाइनली जो पॉइंट है कि x बार y बार का जो ज्वाइंट डिस्ट्रीब्यूशन होगा दैट विल ऑल्सो बी बाईवेरिएट नॉर्मल विथ पैरामीटर μ1 μ2 सिग्मा 1 स्क्वायर बाई n सिग्मा 2 स्क्वायर बाई n एंड रो। तो ये है थ्योरम, अगर याद है तो इजीली हो जाएगा। देखो तो यहां से क्या समझ आया, आप पूछा क्या, देख लो अब।
तो मैं सीधा सीधा एक लाइन ये लिखता हूँ कि ईच एक्स आई वाई आई का डिस्ट्रीब्यूशन, अभी मैंने पीछे थ्योरम से आपको ये जस्टिफाई किया कि दिस विल हैव डिस्ट्रीब्यूशन नॉर्मल μ1 μ2 सिग्मा 1 स्क्वायर बाई एन, एन कितना है 20, तो सिग्मा 1 स्क्वायर बाई एन सिग्मा 2 स्क्वायर बाई एन, रो जो है सेम रहेगा। अब लो ये पता चल गया, अब आगे कर पाओगे, देखो बताओ। तो ये को रिलेशन जो है ना, जैसे को रिलेशन और कोवेरियंस में क्या रिलेशन है, मान लो को रिलेशन जो है आर है तो कोवेरियंस क्या होता है, या रो है तो रो सिग्मा 1 सिग्मा 2 ना, ये चीज़ है। यहाँ से जो मैं बोल रहा हूँ कि तुम्हें चाहिए क्या, एनीवे सीधा सीधा क्वेश्चन पे आते हैं, छोड़ो। वेरिएंस ऑफ एक्स बार माइनस वाई बार, इसका फॉर्मूला तो पता ही होगा सबको, फॉर्मूला क्या होता है, सो वेरिएंस ऑफ एक्स बार प्लस वेरिएंस ऑफ वाई बार माइनस 2 टाइम कोवेरियंस एक्स बार वाई बार, ठीक है। अब यहाँ से पुट कर लो वैल्यू, तो फॉर्मूला है डायरेक्टली, तो सब कुछ दे ही रखा है। क्या क्या है, एक्स बार का 1/20 1/20 2 टाइम कोवेरियंस एक्स बार वाई बार, तो ये होता है ना कि रो सिग्मा 1 सिग्मा 2, तो रो है 3/4 सिग्मा 1, ये सिग्मा स्क्वायर है, ठीक है ना। सो सिग्मा 1 1/√20 सिग्मा 2 1/√20, इसके लिए एक्स बार वाई बार के लिए सिंप्लीफाई कर लो इसको। 1/40 1/40 1/40 यस सर 40। देखो भाई इनको डाउट है, पूछो कुछ पूछना हो तो ये होता है कि मान लो जैसे हम लिखते हैं ना कि को रिलेशन कोएफिशिएंट बिटवीन एक्स वाई इज रो, देन जो को वेरिएंस बिटवीन एक्स वाई जो आता है रो सिग्मा 1 सिग्मा 2, उसका सिंपल डेफिनेशन से आ जाता है ना। ये तो एक लाइन क्या है, मैं अगर इसको जस्टिफाई करूँ एक लाइन में, तो यहाँ पे जो यूज़ हुआ है कुछ लोग ऐसा, तो जैसे को रिलेशन का फॉर्मूला क्या होता है, को वेरिएंस ऑफ एक्स वाई अपॉन वेरिएंस ऑफ एक्स का रूट वेरिएंस ऑफ वाई का रूट रो है, तो इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आ जाएगा, यही है। तो ये सिंपल कई बार यूज़ होता है, जैसे यहाँ पे मैंने यूज़ किया कोवेरियंस रो सिग्मा 1 सिग्मा 2। तो 24 के बाद जो है 20 to 30 में 26, तो इसमें है ये तो सिंपल सा लग रहा है, डिस्ट्रीब्यूशन 9 डिग्री ऑफ फ्रीडम। हाँ ये तो सिंपल सा लग रहा है। तो तुम लोग ट्रांसफॉर्मेशन नहीं कर पा रहे हो क्या ठीक से। ये तो सिर्फ फॉर्मूला है। सो यहाँ पे क्या है x1 x2 xn जो हमारे पास है, दिस इज सैम्पल साइज 10 नॉर्मल 3 4 है, और y1 से y15 जो है नॉर्मल -3 6 है, और अज्यूम करो दोनों सैंपल इंडिपेंडेंट है। एक्चुअली ज़्यादातर लोगों ने जो ट्राई नहीं किए होंगे, देख के ही छोड़ दिए, उनको लगा होगा अरे मुझसे तो होगा ही नहीं, तुम ट्राई करोगे तो ईजिली हो जाएगा, कुछ है ही नहीं, क्योंकि जो कोशिश करेगा उससे ही सॉल्व होगा, ये थोड़ी है। ऐसा थोड़ी क्वेश्चन पढ़ोगे तुम्हें आता रहेगा, तुम ट्राई करोगे तो हो जाएगा। सो यहाँ से सिंपल हमारे पास क्या है, पूछ रहा है कि डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ u 5 टाइम एक्स बार प्लस वाई बार अपॉन एस, एस क्या है ध्यान से देखो, यहाँ एस जो है एक्स सैंपल एक्स का क्या है स्टैंडर्ड डेविएशन ना, सैंपल स्टैंडर्ड, ये एस स्क्वायर यहाँ से अगर निकालूँ मैं इसको स्क्वायर कर दूँ तो ये जो एस स्क्वायर है 1/n-1 1/n-1 समेसन एक्स आई माइनस एक्स बार की स्क्वायर आई फ्रॉम 1 to 10, तो सैंपल एक्स जो है उस एक्स सैंपल का सैंपल वेरिएंस है, एस स्क्वायर इज सैंपल वेरिएंस ऑफ सैंपल एक्स, ठीक है। तो हमें इसको डिराइव करना है क्या होगा, तो एक्स बार वाई बार, ठीक है ना। तो एक्स बार तो हमें पता ही है कि समेसन एक्स आई बाई एन, वाई बार समेसन वाई बाई एन, दिस दिस दिस। तो एक काम करो नॉर्मल में कन्वर्ट कर लेते हैं ना, तो मुझे ये बताओ एक्स बार का डिस्ट्रीब्यूशन क्या होगा यहाँ पे, नॉर्मल एक्स बार का मीन तो वही जो एक्स का मीन है 3 4 अपॉन सिग्मा स्क्वायर बाई एन, तो 4/10। वाई बार का डिस्ट्रीब्यूशन क्या होगा, नॉर्मल वाई आई का मीन -3 वेरिएंस 6/15, क्योंकि सैंपल साइज यहाँ 15 है ना भाई। एक्स बार का डिस्ट्रीब्यूशन नॉर्मल म्यू कॉमा सिग्मा स्क्वायर बाई एन, तो ये आ जाएगा। अब इसके सम का डिस्ट्रीब्यूशन निकालना है,
0,4/5। तो यहाँ से x बार प्लस y बार विल हैव डिस्ट्रीब्यूशन, और दोनों इंडिपेंडेंट है, क्वेश्चन ने बता रखा दोनों सैंपल इंडिपेंडेंट है, तो x बार एंड y बार आर इंडिपेंडेंट रैंडम वेरिएबल। तो यहाँ से सिंपली आ जाएगा कि इन दोनों का जो डिस्ट्रीब्यूशन होगा मीन ऐड कर लो 0 और वेरिएंस ऐड कर लो, है ना, क्योंकि वो तो कोवेरियंस 0 है, तो मीन ऐड हो जाएगा, वेरिएंस ऐड हो जाएगा सिंपली। तो 4/10, 6/15, 24/30। 24/30, बाकी लोग देख लीजिए। तो सही है ना, तो ये आपका आ गया, जस्ट ऐड करना है 4/10, 6/15, ठीक है। 4/5। हाँ ये सही है ना, मतलब ये थोड़ी अलग नंबर आ रहा है। हाँ ठीक है, रहें दो अभी। तो अभी के लिए क्या करते हैं, अब आगे हमारे पास जो है, तो हमने x बार प्लस y बार का डिस्ट्रीब्यूशन निकाल लिया, वो नॉर्मल में कन्वर्ट हो गया। इसको अगर स्टैंडर्ड नॉर्मल इसको बनाना हो अगर, तो जैसे इसको अगर रिड्यूस कर रहे थे तो 0, 6 से कैंसिल करोगे 4/5, यही ना। तो यहाँ से हम इसको क्या करते हैं, स्टैंडर्ड नॉर्मल में कन्वर्ट करते हैं। तो होगा क्या, x बार प्लस y बार, इसका मीन तो 0 है, गायब हो जाएगा, अपॉन इसका स्टैंडर्ड डेविएशन 4/5, रूट 4/5 वेरिएंस है तो उसका रूट ये आ जाएगा। दिस हैज़ डिस्ट्रीब्यूशन नॉर्मल 0, 1। तो एक ये मिल गया मुझे जिसको हम यूज़ करेंगे। अब आप लोग ऑलरेडी जानते होंगे जो एस स्क्वायर, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करो, सो 9s² अपॉन सिग्मा स्क्वायर, किसका सिग्मा स्क्वायर, x वाले का सिग्मा स्क्वायर कितना है 4, इसका डिस्ट्रीब्यूशन क्या आएगा n-1 s² अपॉन सिग्मा स्क्वायर। सो दिस हैज डिस्ट्रीब्यूशन काई स्क्वायर विथ 9 डिग्री ऑफ n-1 डिग्री ऑफ फ्रीडम, जो कि 9 हो गया। तो एक इसको हम यूज करेंगे, ठीक है ना, क्योंकि ऐसे देख रहा हूँ पर न्यूमरेटर का निकाला डिनोमिनेटर, तो यहाँ पे न्यूमरेटर नॉर्मल होगा, डिनोमिनेटर काई स्क्वायर का आएगा, फिर उससे t आ जाएगा, है ना। सो होगा क्या, आप देखो ठीक से मैं कैलकुलेट करता हूँ। सो नाउ मैं उस पार्ट पे आता हूँ जो हमें कैलकुलेट करना है। तो u इज √5 x बार प्लस y बार अपॉन s। तो क्या मैं इस u को ऐसा लिख सकता हूँ, x बार प्लस y बार अपॉन √4/5 अपॉन √s², s को s² कितना एक्स्ट्रा लिखा है मैंने अभी, तो यहाँ पे 4 एक एक्स्ट्रा है ना, मतलब मुझे इसी चीज़ को लिखना है, इसी s को इसी u को मुझे ऐसा लिखना है। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ, तो दिस u कैन बी रिटर्न एज, s²/, तो यहाँ पे 2 कर देंगे तो बैलेंस हो जाएगा, देख लो। सो नाउ ओके जी, जो यही चीज़ ऐसा लिख सकते हैं, हाँ हाँ 4 होगा सर। अच्छा रूट में 4 होगा ना, रूट में 4 आएगा, तो कितना आ गया, 4 होगा हाँ। तो ये तो हो गया नॉर्मल 0, 1, यहाँ तक ठीक है। पूछा क्या हमसे, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ दिस, ओके। तो ये तो नॉर्मल 0, 1 हो गया, और ये 9s²/4 चाहिए था ना, तो 9 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर देते हैं, 9 से मल्टीप्लाई फिर इसको 9 से डिवाइड कर देते हैं। अब ध्यान से देखो हो क्या रहा है, तो जो ये न्यूमरेटर है वो नॉर्मल 0, 1 हो गया, और जो डिनोमिनेटर है 9s²/4 जो है ना, ये रूट के अंदर ही चल रहा है सब, मैंने इसी को रीराइट किया जस्ट। तो ये हो गया, इसका डिस्ट्रीब्यूशन है chi² 9 अपॉन 9। अब ये थ्योरम क्या कहता है, नॉर्मल 0, 1 अपॉन में √chi² n अपॉन n हैज डिस्ट्रीब्यूशन व्हाट, तो u हैज डिस्ट्रीब्यूशन t, डिस्ट्रीब्यूशन में 9 डिग्री ऑफ फ्रीडम, ये आंसर है। उसमें समहाउ इसको है ना, तुम्हें देखना है क्या बन सकता है, उसे बनाओ। तो x बार y बार न्यूमरेटर नॉर्मल बनाया, डिनोमिनेटर में chi² बनाया, अंदर उसको फिट कर दिया ठीक से। तो बस हमें है ना समहाउ ये बनाना था और ये लाना था, तो वैसा हमने फिट कर दिया। अब देखना है कितना एक्स्ट्रा है, उसको बैलेंस कर लो। चलिए जी नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। सो ये है 26, 20 30 में क्या है, और 27 28 इसमें क्या है कि ये भी अगर ट्राई करेंगे तो इजीली हो जाएगा, इसमें कुछ है ही नहीं, बस वही देख के डरने वाली बात है। इसमें है कि बस हमें क्या करना है, एप्सिलॉन
आई जो है हमारे पास, दे आर एप्सिलॉन 1 2 3 एन IID नॉर्मल 0 1 है, और वाई आई मुझे दे रखा है इस तरह से, तो वाई आई इज बीटा टाइम आई प्लस एप्सिलॉन आई। अब T1 मेरे पास है 1/n, अच्छा वाई बार है, ठीक है, T1 है 2 वाई बार अपॉन n प्लस 1, T2 है दिस, ओके। सो विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट। तो मुझे चेक करना है क्या T1 अनबायस्ड एस्टिमेटर बीटा का है, तो मुझे निकालना है क्या एक्सपेक्टेशन ऑफ T1 बीटा आएगा, यहाँ से क्या एक्सपेक्टेशन ऑफ T2 बीटा आएगा, अब वेरिएंस निकालना है। तो मतलब समहाउ मुझे T1 T2 का मीन वेरिएंस निकालना है, तो उसके लिए वाई बार यहाँ पे y अपॉन आई चाहिए। सो अगर मैं यहाँ से एक्सपेक्टेशन ऑफ आई वाई आई निकालूंगा तो क्या होगा, व्हाट इज एक्सपेक्टेशन ऑफ वेरिएंस ऑफ वाई आई। तो जब एक्सपेक्टेशन दोनों तरफ दी तो कांस्टेंट है, बीटा आई तो कांस्टेंट है, और ये रैंडम वेरिएबल है, एप्सिलॉन आई इज अ रैंडम वेरिएबल जिसका डिस्ट्रीब्यूशन है नॉर्मल 0 1, तो इसका मीन हो जाएगा 0। तो यहाँ से आंसर आया कि दिस नंबर इज इक्वल टू, अरे भाई, सो दिस नंबर इज इक्वल टू बीटा आई। वेरिएंस कितना आएगा, ये कांस्टेंट है, इसका इफेक्ट नहीं पड़ेगा क्योंकि रैंडम वेरिएबल नहीं है, बीटा आई इज अ कांस्टेंट, तो कांस्टेंट से वेरिएंस, इसका वेरिएंस 0, एप्सिलॉन आई का वेरिएंस कितना है 1, तो इसका वेरिएंस 1 आ गया। अब ये हमारे पास ये मिल गया। अब आगे जैसे यहाँ पे वाई आई अपॉन आई की ज़रूरत है, तो अभी तो मैंने वाई आई के बारे में बात किया, अभी हमने किसके बारे में ना, वाई आई के साथ क्या होगा। अब हम बात करते हैं वाई आई अपॉन आई की बात करते हैं। सो वाई आई अपॉन आई लेंगे, सो ये हो जाएगा दिस इज इक्वल टू बीटा प्लस 1/i इंटू एप्सिलॉन आई, या यहीं से भी कर सकते हैं, इसके साथ ही काम कर सकते हैं ना, क्यों उतना घुमाना है ना। तो अगर मुझे इसका पता है तो एप्सिलॉन, जब वाई आई का पता है तो इसके साथ कर लेते हैं। तो यहाँ से एक्सपेक्टेशन ऑफ वाई आई अपॉन आई क्या होगा, तो 1/i एक्सपेक्टेशन ऑफ वाई आई जो कि था बीटा आई, तो ये था बीटा आई, कट के आ गया बीटा। फिर वेरिएंस ऑफ वाई आई अपॉन आई क्या होगा, तो ये 1/i बाहर होगा, 1/i स्क्वायर बन के, वेरिएंस ऑफ वाई आई 1 है तो ये 1 हो गया, तो हो गया 1/i स्क्वायर। तो अभी तक हमने जो रैंडम वेरिएबल वाई आई है उसका मीन वेरिएंस और ये निकाल लिया। क्यों भाई, क्योंकि यहाँ पे वाई आई है और यहाँ पे वाई आई बाई आई है। अब क्या करना है, मीन निकालो। किसका मीन निकालना है, T1 T2 का। सो व्हाट इज T1, तो पहले यहाँ से अब ये तो आ ही गया है, सो पहले एक काम करता हूँ, मैंने वाई बार की बात करते हैं। व्हाट इज एक्सपेक्टेशन ऑफ वाई बार, तो वाई बार इज, तो ये तुम्हें पता ही है कि एक्सपेक्टेशन ऑफ वाई बार वही होता है जो ईच वाई आई का एक्सपेक्टेशन होता है ना। एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स बार इज एक्सपेक्टेशन ऑफ x1, तो यहाँ से वाई बार का निकालो, 1/n समेशन वाई आई कैंसिल हो गए, तो वाई आई का एक्सपेक्टेशन कितना था, लेकिन वैसा नहीं क्योंकि यहाँ पे जरूर नहीं आई डी है, तो ये कितना होगा, चलो यहाँ लिखता हूँ मैं। तो हमें चाहिए एक्सपेक्टेशन ऑफ वाई बार, क्योंकि वो IID के केस में नॉर्मल में होता है ना, यहाँ पे तो आई का मल्टीपल है। तो एक्सपेक्टेशन ऑफ वाई बार, वाई बार कितना है 1/n समेशन वाई आई फ्रॉम 1 to n, 1/n समेशन एक्सपेक्टेशन ऑफ वाई आई फ्रॉम 1 to n, यही है। 1/n बाहर हो गया, समेशन बाहर हो गया, एक्सपेक्टेशन वाई आई का एक्सपेक्टेशन था बीटा आई, तो इसको पुट कर देंगे 1/n समेशन बीटा आई फ्रॉम 1 to n, बीटा कांस्टेंट है बाहर कर लो, आई का समेशन निकालो, कितना आएगा जी, तो n इंटू एन प्लस 1/2, n कट जाएगा, तो बीटा इंटू एन प्लस 1/2, चेक कर लो। सो बीटा बाहर, समेशन आई फ्रॉम 1 to n, मतलब 1 + 2 + 3 + 4 अप टू n, तो यहाँ से आ जाएगा n इंटू एन प्लस 1/2, वो कैंसिल हो गया, n कैंसिल हो गया, ये बचा। चेक करो भाई कैलकुलेशन। तो इसके हेल्प से मेरे पास जो T1 है ना, T1 जो इसने दे रखा है वो है 2y बार अपॉन n + 1, तो एक्सपेक्टेशन ऑफ T1 क्या आएगा, तो यहाँ से तो वैसे भी आ जाएगा क्योंकि y बार का एक्सपेक्टेशन ये है, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो भी काम हो जाएगा। एक्सपेक्टेशन ऑफ y बार है बीटा n + 1/2, क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो एक्सपेक्टेशन ऑफ 2y बार अपॉन n + 1,
जस्ट क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो ये आ जाएगा बीटा, तो ये जो मैं निकाल रहा हूँ ना ये आएगा बीटा, एक्सपेक्टेशन ऑफ T1 इज बीटा। तो पूछ रहा है कि विच ऑफ फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट पूछ रहा है, तो T1 अनबायस्ड एस्टिमेटर है बीटा का, यस, तो ये ट्रू स्टेटमेंट है, मुझे फॉल्स चुनना है, हमें नॉट ट्रू चुनना है, सो दिस इज अ ट्रू स्टेटमेंट, ठीक है ना, ये एक ट्रू स्टेटमेंट है, मुझे फॉल्स स्टेटमेंट चुनना है। T2 अनबायस्ड एस्टिमेटर है बीटा का, T2 क्या है, यहाँ लगा लो एक्सपेक्टेशन, सो अब T2 पे एक्सपेक्टेशन लगा लो, सो क्या आएगा, सो जब आप T2 पे एक्सपेक्टेशन लगाओगे, एक्सपेक्टेशन ऑफ T2, जो ट्राई करेगा तो हो ही जाएगा, लेकिन ट्राई करने के लिए हिम्मत चाहिए। सो 1/n समेसन वाई आई अपॉन आई, आई फ्रॉम 1 to n, 1/n बाहर करो, समेसन बाहर करो, एक्सपेक्टेशन वाई आई अपॉन आई, आई फ्रॉम 1 to n, 1/n, हमने वाई आई अपॉन आई का ऑलरेडी एक्सपेक्टेशन निकाल रखा हुआ है बीटा, रख दो बीटा इसको, बीटा तो ये होगा बीटा रखोगे समेसन करोगे एन बीटा आएगा, एन एन खत्म, ये भी बीटा आ गया, तो ये भी ट्रू स्टेटमेंट है। तो पहला दूसरा तो ट्रू स्टेटमेंट है। अब वेरिएंस की बात कर रहा है, वेरिएंस क्या होगा, T1 T2 का इक्वल होगा या कम होगा, तो चलो वेरिएंस निकाल लेते हैं। तो वेरिएंस के लिए क्या करना है, लगाओ एक्सपेक्ट वेरिएंस दोनों तरफ, सो वेरिएंस ऑफ T1 का क्या मतलब है, वेरिएंस ऑफ T1 मतलब वेरिएंस ऑफ T1 क्या है, T1 इज 2y बार अपॉन n+1, ये बाहर आएगा तो 4n+1 बाहर आएगा, n+1 स्क्वायर, वेरिएंस ऑफ y बार। अब बताओ y बार का वेरिएंस क्या आएगा, तो हमने ईच वाई आई का वेरिएंस ऑलरेडी निकाल रखा है, बस उसको ओपन करना है, तो इसको ओपन करो, तो यहाँ से आएगा 4/n+1 होल स्क्वायर, एंड y बार कितना होता है 1/n समेसन वाई आई, तो 1/n बाहर आएगा 1/n स्क्वायर बन के। अब है समेसन वाई आई का वेरिएंस, समेसन बाहर आ जाएगा, और ईच वाई आई का वेरिएंस है 1, तो वो n हो जाएगा, ठीक है, सो ईच वाई आई का वेरिएंस है ना 1 है ना, तो ऐसा आ जाएगा 1/n आ गया इनडायरेक्टली, तो इसको कैंसिल कर दोगे तो 1/n आ गया, सिग्मा स्क्वायर बाई n टाइप का, ठीक है ना, तो 1/n आ गया, तो कितना हो गया ये, तो यहाँ से कुछ ऐसा बना 4/n इंटू n+1 स्क्वायर, तो ये हुआ वेरिएंस ऑफ T1। अब वेरिएंस ऑफ T2 निकालो, यहाँ T2 है वैसे ही सेम तरीके से होगा, सो वेरिएंस ऑफ T2 के लिए मैं क्या करना है, दोनों तरफ वेरिएंस ऑपरेट करो, सो यहीं पे कर देता हूँ मैं, सो आएगा, यस सर, सी ऑप्शन आ जाएगा। अच्छा, तो यहाँ से अगर मैं वेरिएंस ऑपरेट करूँ, देखो, सो मैं इस पे वेरिएंस ऑपरेट कर रहा हूँ, सो वेरिएंस ऑफ T2 यहाँ से लिखता हूँ, वेरिएंस ऑफ T2, तो 1/, दोनों तरफ वेरिएंस लगा रहे हैं, सो 1/n बाहर आएगा वेरिएंस से, तो 1/n स्क्वायर, समेसन बाहर रहेगा, वाई आई अपॉन आई का वेरिएंस ऑलरेडी निकाल रखा है 1/i स्क्वायर है ना, तो 1/i स्क्वायर, आई फ्रॉम 1 to n, सो 1/n स्क्वायर इंटू, है ना, वेरिएंस ऑफ वाई आई अपॉन आई इज 1/i स्क्वायर। बताओ भाई ये सम कितना होता है, 1/1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर एंड सो ऑन, 5/6, ये तो π²/6, लेकिन वो इन्फिनिटी तक होता है ना, यहाँ तो इन्फिनिटी नहीं है ना, वो तो इन्फिनिटी तक होता है, तो इसको ऐसे ही छोड़ना पड़ेगा, है ना, तो इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं 1/n स्क्वायर से, तो ये एक्चुअली ब्रैकेट में ऐसा है क्योंकि इन्फिनिटी तक का सम वो होता है, 1/1 स्क्वायर, 1/2 स्क्वायर अप टू 1/n स्क्वायर तक, है ना जी, क्योंकि ईच वाई आई बाई आई का जो वेरिएंस निकाला था ना हमने 1/n स्क्वायर था, तो ये आ गया, इसको अगर मल्टीप्लाई करना चाहो देख लो, अब इसको कंपेयर कर लो, इक्वल तो नहीं आया ना, कौन सा ऑप्शन फॉल्स है देखो, सर सी वाला फॉल्स है। सी वाला फॉल्स है, डी ट्रू है, कैसे, क्या T1 T2 का सेम आएगा वेरिएंस, यस कैसे सिंप्लीफाई करेंगे, पर इसमें आपने कहा था वैल्यू रख के देख लो, मतलब n की वैल्यू रख के देख लो T1 T2, हाँ T1 का वेरिएंस तब आ जाएगा। अच्छा, तो मतलब ऐसे अगर पुट कर लेंगे तो यस सर,
1/i बाहर आएगा ना, तो 1/i स्क्वायर। वैल्यू रख के डिस्कार्ड कर सकते हो, उससे प्रूफ थोड़ी कर सकते हो कि सही है। एन की जगह सर रख के देख लो। हाँ n को कोई वैल्यू रख लो, मान लो n को अभी के लिए इनिशियली कुछ फिक्स किया 2 रख के देख लो, तो वेरिएंस ऑफ T2 क्या आएगा? 2 पे अगर सेटिस्फाई कर गया सी वाला तो हाँ एप्सिलॉन बाई आई था ना वहाँ पे, 1 मिनट, तो हमने एप्सिलॉन आई का वेरिएंस कितना था? नहीं वहाँ लिख, गलती तो नहीं हुई यहाँ पे, ये वाला सही लिखा है। हमारे पास वाई आई अपॉन आई कितना होता? ये जो वाई आई अपॉन आई है यहाँ से कितना आता? बीटा प्लस एप्सिलॉन आई अपॉन आई, राइट। तो यहाँ से अगर हम मीन निकालते तो इसका मीन 0 है, गायब हो गया। अगर इसका हम वेरिएंस निकालते हैं तो कितना आएगा? वेरिएंस निकालेंगे तो 0 हो गया, तो वेरिएंस ऑफ दिस 1/i स्क्वायर, एप्सिलॉन आई का वेरिएंस 1 है तो 1/i स्क्वायर। हाँ यहाँ तक ठीक है, सो ये सही है, क्योंकि यही बनता। सो यहाँ तक ओके है। अब बस कंपेयर करो, n की वैल्यू रख के देखो क्या होगा। हाँ वही करना पड़ेगा। तो सीधी में से ही कोई एक फॉल्स आएगा, अब कौन सा ट्रू आएगा कौन सा फॉल्स आएगा ये डिसाइड करना पड़ेगा आपको। सर n इज इक्वल टू 2 रखने पे वेरिएंस ऑफ T1 लेस आ रहा है वेरिएंस ऑफ T2 से, अच्छा तो फिर इक्वल तो नहीं ही होगा अगर एक के लिए लेस आ रहा है तो हाँ default है ना, हर n पे तो इक्वल नहीं आएगा, जरूरी नहीं मुझे लग रहा है। हाँ क्योंकि n के लिए इक्वल अगर नहीं आया है तो d तो फॉल्स हो जाएगा ना, d तो इक्वल बोल रहा है तो वो सारे n के लिए ट्रू होना चाहिए। हाँ एग्जैक्टली, यहाँ n मोर देन 2 कह रखा है। आई थिंक ये ट्रू आएगा, चेक करो, n को 3 रख के देखो तो ये ट्रू आएगा। हाँ हाँ ये ट्रू आएगा, फॉल्स d आएगा, ठीक है, d इज फॉल्स, क्योंकि n की वैल्यू 2 रख दो, 3 रख लो, 4 रख लो, उससे डिस्कार्ड हो जाएगा, तो वैसा आ जाएगा। तो इस तरीके से है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। तो नेक्स्ट क्या है, तो मुझे लग रहा है आज तो 30 तक ही होगा, तो कोई नहीं 31 से 60 कल होगा, तो अभी क्लास चलती रहेगी डेली। सो 27 के बाद 28 एंड 30, तो देखो 30 तक डिस्कस कर लेते हैं आज, 31 से कल डिस्कस करेंगे। 31 to 60 जब तक जिन लोगों ने सॉल्व नहीं किए हैं वो सॉल्व कर लो अच्छे से, और 2-3-4 बार सॉल्व कर लो। स्पेशली मुश्किल क्वेश्चन को बार बार सॉल्व करो, आसान वाले तुम इग्नोर कर सकते हो। फर्स्ट टाइम में जो सॉल्व हो गया उसको नेक्स्ट टाइम तुम इग्नोर कर सकते हो, लेकिन जो फर्स्ट टाइम में नहीं हो रहा है तुमसे तो सेकेंड थर्ड टाइम उसको सॉल्व करके देखो। तो अभी के लिए देखो 27 के बाद 28 में क्या है जी, 28 जो है कि कह रहा है कि अब बायस्ड कॉइन with probability of head as p is tossed m times independently, है ना। तो बायस्ड कॉइन है, हेड की प्रोबेबिलिटी p है, m टाइम टॉस किया। इट इज नोन दैट p की वैल्यू या तो 1/4 है या 1/3 है, p या तो 1/4 है या 1/3 है, दो ही वैल्यू हो सकती है। p के पास रेंज नहीं है ना, p कैन मतलब पैरामीटर स्पेस में दो ही वैल्यू है, 1/4 या 1/3। अब आपसे क्या पूछ रहा है ये, और m जो है फिक्स है 3 या 5 होगी, है ना, सेट है, इंटरवल से नहीं है, सेट है। p विल टेक वैल्यू 1/4 और 1/3, m विल टेक 3 और 5। इफ 3 हेड्स आर ऑब्जर्व्ड इन दिस m टॉसेस, तो एक क्वाइन है जिसका प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड p है, उसको m टाइम टॉस किया, और ये नोन है कि p दिस है, m 3-5 है, और 3 हेड अगर ऑब्जर्व हुआ m टॉस में, देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। ओके, सो आपको बता रखा है कि 3 हेड ऑब्जर्व हुआ है, तो बाइनोमियल में क्या होता है x का फॉर्मूला, x इज नंबर ऑफ, मतलब x का डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड p है एंड m टाइम टॉस है, 3 हेड्स आर ऑब्जर्व, तो ये बोलता हूं नंबर ऑफ हेड्स इन m टॉस, तो x का डिस्ट्रीब्यूशन होगा बाइनोमियल m, p, ठीक है जी। अब देखो इसमें सिंपल सा, आपको MLE का डेफिनेशन पता है तो कुछ नहीं है, जिनको MLE का डेफिनेशन ठीक से पता है दैट्स फाइन। तो इसमें क्या करना है, m के पास 2 वैल्यू है, p के पास 2 वैल्यू है, इसने बता रखा है कि 3 हेड ऑब्जर्व हुआ, सो व्हाट इज प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज इक्वल टू 3, सो m चूज 3, p की पावर 3, 1 माइनस p की पावर m माइनस 3,
सो ये हमारा लाइक्लीहुड फंक्शन, सिंपल, दिस इज द लाइक्लीहुड फंक्शन इन m एंड p। यहाँ दो पैरामीटर है इसीलिए यहाँ पे दो वैल्यू लिया है, ठीक है ना। यहाँ पैरामीटर m और p दोनों पैरामीटर है। सो लाइक्लीहुड फंक्शन इन m एंड p इज m चूज 3 एंड p की पावर 1/3, 1 की माइनस p की पावर, या दो बार लिखने के बजाय इसी को बोल देता हूँ। सो लाइक्लीहुड फंक्शन है ना, सिंपल, यहाँ पे एक ही ऑब्जर्वेशन वो है ना, सैम्पल साइज तो बोला नहीं है कि इतना है। सो दिस इज लाइक्लीहुड फंक्शन इन m एंड p। अब तुम्हारे पास m की दो वैल्यू है, p की दो वैल्यू है, तो टोटल पॉसिबल पेयर कितने होंगे, 4। तो क्या करना है हमें, लाइक्लीहुड फंक्शन m को रखेंगे 3, p को रखेंगे 1/4, m को रखेंगे 3, p को रखेंगे 3/4, m को पुट करेंगे 5, p को रखेंगे 1/4, और फिर m को रखेंगे हम लोग 5 और p को 3/4। यही 4 पॉसिबिलिटी है। अब इसकी वैल्यूज यहाँ पुट करके निकल सकता है, तो आप लोग पुट करके नंबर्स निकालिए, और जो लार्जेस्ट होगा वो एमएलई है, तो वो आंसर होगा यहाँ पे, ठीक है। एमएलई क्या होता है, द वैल्यू ऑफ पैरामीटर दैट मैक्सिमाइजेज लाइक्लीहुड फंक्शन। तो ये कह रहा है कि 3,3/4 होगा, तो अगर इसके करस्पॉन्डिंग लार्जेस्ट आता है तो यस ये होगा। तो ये 3 1/4, 3 3/4, 5 1/4, 5 3/4। तो इसमें 1 by 1 पुट करो और देखो कि मैक्सिमम क्या आती है। जो मैक्सिमम आएगी वो पेयर यहाँ पे वो एमएलई होगी, सिंपल। तो वो चेक कर लो। अगर मोर देन 1 आती है तो ये कह रहा है एमएलई इज नॉट यूनिक। अगर 2 पॉइंट पे सेम वैल्यू आ गई तो इसका मतलब यूनिक नहीं है, फिर 2 एमएलई मिलेंगे, ठीक है। तो सॉल्व करके देखो। नेक्स्ट जो है 30। तो 30 नंबर कह रहा है कि क्लास में बताया था। हाँ, तो कैसे तो क्वेश्चन सारे लगभग करा ही चुका हूँ। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि है ना, लाइव क्लास या डाउट क्लास में ऑलमोस्ट सारे क्वेश्चन हो ही चुके हैं। रेयरली कोई क्वेश्चन बचा होगा, बहुत कम बचे होंगे। ऑलमोस्ट डाउट क्लास में या इसमें सब हो चुका है। सो देखो भाई, तो यहाँ पे क्या है कि कह रहा है x1 x2 x10 बी ए रैंडम सैंपल फ्रॉम नॉर्मल 0 सिग्मा स्क्वायर। जहाँ पे टेस्ट कर रहे हैं हम लोग h0 सिग्मा स्क्वायर लेस देन इक्वल टू 1 अगेंस्ट h1 सिग्मा स्क्वायर मोर देन 1। तो इसका क्रिटिकल रीजन वही आएगा जो इसका क्रिटिकल रीजन आएगा। इस क्रिटिकल रीजन और इसका क्रिटिकल रीजन सेम होगा, ठीक है। और दोनों क्रिटिकल रीजन क्या होगा, सिग्मा स्क्वायर मोर देन 1 है तो अगर टी मोर देन सी, टी क्या होगा, सिग्मा स्क्वायर का सफिशिएंट एस्टिमेटर। तो अच्छा दे ही रखा है ऐसे तो, लेकिन समेशन एक्स आई स्क्वायर सफिशिएंट एस्टिमेटर आएगा सिग्मा स्क्वायर का। तो बोल रहा है कि टेस्ट ऑफ साइज, तो हमें इसकी मतलब नहीं, हमें जब क्रिटिकल रीजन दे दिया तो हमें इससे कोई मतलब नहीं है, रहने दो। तो यहाँ पे क्या है कि हमें बता रखा है रिजेक्ट h0 इफ summation xi square I from 1 to 10 that is more than 18.307। तो बीटा इज द पावर ऑफ द टेस्ट एट सिग्मा स्क्वायर इज 2। तो बीटा है पावर। सो पावर का फॉर्मूला क्या होता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ रिजेक्टिंग h0 व्हेन h1 इज ट्रू। बता रखा है h1 में सिग्मा स्क्वायर को 2 रखो, तो सिग्मा स्क्वायर को 2 रख दिया हमने। अब मेरे पास जो डिस्ट्रीब्यूशन था नॉर्मल 0 सिग्मा स्क्वायर था, तो अगर मैं इसको सिग्मा स्क्वायर से डिवाइड कर दूंगा तो एक काई स्क्वायर 10 बन जाएगी, है ना। तो एक काम करते हैं, प्रोबेबिलिटी समेशन एक्स आई स्क्वायर अपॉन सिग्मा स्क्वायर आई फ्रॉम 1 to 10 मोर देन इक्वल टू 18.307 अपॉन सिग्मा स्क्वायर, जो कि 2 है मेरे पास। यहाँ 2 दे रखा है ना, ये यूज़ करेंगे जो गिवन है, गिवन सिग्मा स्क्वायर इज 2। तो ये एक्स आई है नॉर्मल 0 सिग्मा स्क्वायर, तो एक्स आई अपॉन सिग्मा विल हैव डिस्ट्रीब्यूशन नॉर्मल 0 1। एक्स आई अपॉन सिग्मा का होल स्क्वायर का डिस्ट्रीब्यूशन होगा काई स्क्वायर 1, समेशन कर लेंगे काई स्क्वायर 10, तो इसका डिस्ट्रीब्यूशन है काई स्क्वायर 10 मोर देन, और ये कितना आ जाएगा 9.1535 उसका यूज हो गया, रहने दो। तो ये आ गया। अब हमें समझना है कि ये नंबर क्या होगा।
तो एक्चुअली नोटेशन जो मैं यूज़ करता हूँ तो यहाँ पे देन बीटा लाइज इन द इंटरवल, किस इंटरवल में लाई करेगी। तो यहाँ पे हमें चाहिए कि ये नंबर कौन सा है, व्हाट इज़ दिस नंबर। एक्चुअली अगर मान लो ऐसा होता, फॉर एग्जांपल अगर ये है पी स्क्वायर काई स्क्वायर 10 मोर देन काई स्क्वायर 10 कॉमा अल्फा, तो अकॉर्डिंग टू नोटेशन काई स्क्वायर रैंडम वेरिएबल की प्रोबेबिलिटी इससे ज़्यादा होने की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी, अल्फा होगी, यही होती है ना। सो ये है, तो ये अल्फा होनी है प्रोबेबिलिटी इसकी, बट वो अल्फा क्या है क्वेश्चन में दिया है क्या, तो हमें ये ढूंढना है कि ये वैल्यू काई स्क्वायर 10 में किस अल्फा के लिए होगा। ठीक है, ये देखना, या कुछ नया नाम ले लो, अल्फा चूंकि वहाँ यूज्ड है तो आप अल्फा, है ना, अल्फा क्वेश्चन में यूज है ना, तो अल्फा तुम मत यूज़ करो, यहाँ कोई और नंबर यूज़ कर लो, या समथिंग के समथिंग, है ना। सो लेट्स से यहाँ पे अल्फा नॉट कह देता हूँ, तो ये अल्फा नॉट है अभी के लिए। सो इस तरह से है। एंड व्हाट इज़ दैट अल्फा नॉट, तो देखो यहाँ पे गिवन है क्या कि 9.1535 किस पॉइंट पे आएगी, 18 दे रखा है, 15 दे रखा है, 12 दे रखा है, 9.34 दे रखा है, 6.7 दे रखा है, 4.8, तो ये एग्जैक्टली मुझे नहीं पता कि किस पॉइंट पे, इसलिए एग्जैक्ट प्रोबेबिलिटी भी नहीं पूछ रहा हमसे। अगर ये एग्जैक्टली पता होता किस पॉइंट पे, अगर बता रखा होता कि मान लो एग्जांपल के लिए कि ये वैल्यू जैसे यहाँ पे क्या है काई स्क्वायर 10, इसका नियरेस्ट वैल्यू क्या है दोनों साइड, एक तो 9.34 वाला है और एक 6.7 वाला है ना। तो जैसे ये काई स्क्वायर 05 काई स्क्वायर 75, मैं बता रहा हूँ ये कुछ ऐसा होता, यहाँ समझो काई स्क्वायर 10,05 है 9.34 और काई स्क्वायर 10,0.75 है 6.37। ठीक, तो हमारा जो नंबर है इन दोनों के बीच है, हमारा जो नंबर है ना 9.15, ये 9.15 इन दोनों के बीच है, तो हमारा जो ये अल्फा नॉट आएगा ना वो इन दोनों के बीच आएगा। सो 0.5 और 0.75 के बीच आएगा, दैट्स ऑल, दिस इज आंसर। तो देखो ऑप्शन है 0.5 से 75, यही आंसर होगा पहला ऑप्शन। तो एग्जैक्ट इसलिए नहीं पूछा क्योंकि एग्जैक्ट उसने डेटा दिया नहीं है, तो उसने इंटरवल में दिया इसलिए इंटरवल में पूछा है। तो हमने क्या देखा 9.15 का क्लोजेस्ट वैल्यू क्या है दोनों साइड, तो 9.15 का जस्ट लार्जर 9.34 वाला है और इससे जस्ट छोटा 6.7 वाला है, तो ये हो गया। अब तो ये 0.5 पे है और 0.7 पे है, तो हमारा तो इस बीच में लाई करता है, तो इसका मतलब यहाँ भी बीच में लाई करेगा, क्योंकि अगर तुम काई स्क्वायर का अगर वो बनाओगे तो वैसे ही समझ आएगा तुम्हें, है ना, कि अगर इधर प्रोबेबिलिटी 0.5 है इधर 0.75 है तो बीच में 0.6 समथिंग आएगा, तो ऐसा है। तो यहाँ पे है 9.34, यहाँ पे है 6.37, तो हमारा इस बीच में कहीं आएगा 9.15, तो ये 50 प्रोबेबिलिटी है 50%, ये 75%, तो बीच में होगा कुछ 60% के आसपास हमारा। ठीक है, तो इसी के साथ स्टॉप करते हैं और आप सॉल्व करके आइए पूरा पेपर। अभी हमने 30 क्वेश्चन में जो भी आप लोगों के डाउट थे वो डिस्कस किया है, बाकी 30 क्वेश्चन कल सेम टाइम पे डिस्कस होगा। तो अभी जब तक पूरा पेपर सॉल्व कर लो, डेली एक एक मॉक टेस्ट तुम लोग देते रहो, एक एक मॉक टेस्ट अटेम्प्ट करो और ये PYQ 24 वाला ढंग से 2-3 बार सॉल्व कर लो, और जो डाउट होगा कल फिर डिस्कस करो। 1 to 30 में डाउट होगा वो फिर से पूछ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। तो कल भी 2024 का ही पेपर डिस्कशन होगा। थैंक यू।